वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की जय शिवाजी जय शिवाजी जय शिवाजी हर हर महादेव। इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मुझे दिल्ली से पुणे तक बुलाने के लिए गौरव जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथ में मंच पर उपस्थित हमारे साथी बड़े भाई मेहता जी और आप सब आए, अब रविवार के दिन अपना घर परिवार छोड़ के आए, अपनी सुख शांति छोड़ के आए, अपना आराम छोड़ के आए, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अगले 1-1.5 घंटे तक हम बात करने वाले हैं देश के कानूनों के बारे में, और आप सब बुद्धिजीवी हैं। आप जब मैं बात आपसे करूंगा तो आप मत सोचिएगा केवल मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो टेलीग्राम चैनल पे जाएगा, वहां से लगभग 300 यूट्यूब पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, कहीं कहीं जाएगा। तो मैं बात आज पुणे में कर रहा हूं, बात इस आप लोगों से कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में बात मैं भारत से कर रहा हूं। एक्चुअल में अपनी बात को पूरे देश में पहुंचाना चाहता हूं, और लगभग 1 करोड़, आज का ये वीडियो लगभग 1 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि आप सब लोग जो देख रहे हैं, आप इसको व्हाट्सएप पे डालेंगे, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे डालेंगे, कुछ लोग फेसबुक पे डालेंगे, कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप में डालेंगे, अपने अपने तरीके से जो जहां उसको पहुंचाएगा। तो ये पुणे का वीडियो, आज जो हम शिवाजी महाराज जी के जयंती पे कार्यक्रम कर रहे हैं, ये वीडियो अगले जयंती तक कम से कम 10 करोड़ लोग तक पहुंचेगा। 1 महीने के अंदर 1 करोड़ लोग तक, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। 1 महीने के अंदर 1 करोड़, और अगली शिवाजी की जयंती होगी शिवाजी महाराज की, तब तक ये 10 करोड़ लोग तक पहुंचेगा। भारत कानून से चलता है। किससे चलता है? कानून से। जैसे हमारी गाड़ी चलती है पेट्रोल से या डीजल से। अब हमारी गाड़ी, वो चाहे हीरो होंडा हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, कोई सी गाड़ी हो, 1 लाख गाड़ी हो या 1 करोड़ वाली गाड़ी हो, अगर वो पेट्रोल से चलती है और पेट्रोल में मिलावट हो या पेट्रोल नकली हो, गाड़ी कितने दिन चल पाएगी? चल पाएगी क्या? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए, ऐसे बोलिए कि आपकी आवाज यहां तक आ जाए। गाड़ी भी अच्छी हो, ड्राइवर भी अच्छा हो, लेकिन पेट्रोल नकली हो, यात्रा सुरक्षित नहीं हो। मिस्त्री भी अच्छा हो, बिल्डिंग मटेरियल भी अच्छा हो, सीमेंट बालू भी अच्छा हो, लेकिन नक्शा खराब हो, घर अच्छा बन पाएगा क्या? नहीं। डॉक्टर भी अच्छा हो, ऑपरेशन थिएटर भी अच्छा हो, लेकिन दवा घटिया हो, ऑपरेशन सफल हो पाएगा क्या? नहीं। वैसे शासक भी अच्छा हो, शासक की नीयत भी अच्छी हो, शासक ईमानदार हो, शासक मेहनती हो, शासक राष्ट्रभक्त हो, लेकिन जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा, तब तक राष्ट्र विरोधी जो कार्य हैं, देश विरोधी कार्य हैं, उनको रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब तक अच्छा नियम कानून नहीं बनेगा, न जातिवाद कम होगा, न भाषावाद कम होगा, न क्षेत्रवाद कम होगा, न कट्टरवाद कम होगा, न मजहबी उन्माद कम होगा, न धर्मांतरण कम होगा, न जिहाद कम होगा, न घूसखोरी कम होगी, न जमाखोरी कम होगी, न मिलावटखोरी कम होगी, न कालाबाजारी कम होगी, न नशा तस्करी कम होगी, न मानव तस्करी कम होगी, न सोना तस्करी होगी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिए, जब हमारी तबीयत खराब होती है ना, तो वो अच्छा हॉस्पिटल हमें ठीक करता है, या अच्छे हॉस्पिटल में अच्छा डॉक्टर ठीक करता है, या वो दवा ठीक करती है? जोर से बोलिए जरा। अल्टीमेटली वो हमारे अंदर दवा जाती है। वो लग्जरी हॉस्पिटल, 5 स्टार हॉस्पिटल, 7 स्टार हॉस्पिटल, या टाटा
टाटा का हॉस्पिटल या जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल, स्कॉट्स, फोर्टिस, वो हॉस्पिटल में ठीक नहीं करता, या उस बड़े बड़े हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर हमें ठीक नहीं करते। बीमारी किससे ठीक होती है? टैबलेट से। तो हॉस्पिटल भी अच्छा हो, नर्सिंग होम भी अच्छा हो, डॉक्टर भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो दवा ठीक नहीं है तो बीमारी ठीक नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि डॉक्टर तो खूब बदले, हॉस्पिटल तो खूब बदले पिछले 75 साल में, हॉस्पिटल भी बदले, डॉक्टर भी बदले, लेकिन दवा वही की वही रही, इसीलिए बीमारी कम नहीं। मानते नहीं मानते? और गहराई से सोचिए, आज के सैकड़ों वर्ष पहले शिवाजी महाराज ने एक जो हिंद स्वराज का सपना देखा, सबको संगठित किया, हिंद स्वराज की स्थापना किया, क्या वो आज बरकरार है? जोर से बोलिए। वही भारत, वही क्षेत्र, वही देश, तो फिर बरकरार क्यों नहीं है? कुछ तो गड़बड़ हुआ। और जिस इस पुण्य धरती, इस पूना की पुण्य धरती से हम आज बात कर रहे हैं, जहां पे हिंद स्वराज की नींव रखी गई, जहां हिंद स्वराज का विचार आया, जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंद स्वराज का सपना देखा, और सपना नहीं देखा बल्कि अटक से कटक तक हिंद स्वराज की स्थापना किया, उसी से थोड़ी दूर मुंबई, वहीं से हमारी संस्कृति को नष्ट करने की शुरुआत हुई। क्या दिया बॉलीवुड ने हमें? रेप कैसे कैसे होता है, किडनैपिंग कैसे होती है, चोरी कैसे कैसे होती है, मर्डर कैसे कैसे होता है, और तो छोड़िए, भारत के आप सभी धार्मिक स्थानों पे चले जाइए, जितने आपको धर्मशाला मिलेंगे, या तो जैन धर्मशाला होगा, या मारवाड़ी धर्मशाला होगा, या बिरला का धर्मशाला, ऐसे ही होगा। हमारे बॉलीवुड ने व्यापारी को चोर बना दिया, पंडित को पोंगा पंडित बना दिया। छत्री जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अखंड बलिदान दिया, गजनी से लड़े, गोरी से लड़े, छत्री नहीं होते, आज हम होते क्या? जरा जरा बोलिए, होते क्या? नहीं। उस बॉलीवुड को, उस क्षत्रिय समाज को, उस क्षत्रियों को बॉलीवुड ने क्या बना दिया? आतताई बना दिया, आक्रांता बना दिया। कभी औरंगजेब के जीवन पे फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कोई औरंगजेब की बायोपिक बनी क्या? बॉलीवुड में इतनी हिम्मत नहीं है किसी निर्माता निर्देशक में कि वो औरंगजेब के असली चरित्र को दिखा दे। किसी निर्माता निर्देशक में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकबर के, बाबर के, हुमायूं के, शाहजहां के असली कैरेक्टर को दिखा दे। किसी बॉलीवुड में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दिखा दे कि कैसे 1,000 महिलाओं को हरम में रखते थे ये लोग। 1,000 महिलाओं को हरम में रखा जाता था। किसी बॉलीवुड में इतनी हिम्मत नहीं है निर्माता निर्देशक में, वो दिखा दे कि अकबर के कारण हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने कुएं में कैसे छलांग लगाई, जौहर कैसे किया, किस तरीके से उनको किडनैप किया। किसी बॉलीवुड में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दिखा दे कि भारत में कभी घूंघट प्रथा तो थी ही नहीं, भारत में कभी रात्र में विवाह होता ही नहीं था, भारत में कभी बाल विवाह होता ही नहीं था। बाल विवाह शुरू हुआ इन मुगलों के कारण। क्यों? क्योंकि वो जैसे बेटियां हमारी थोड़ी बड़ी होती थी उठा लेते थे, उनसे बचने के लिए बाल विवाह शुरू हुआ। इसलिए आप भारत में ध्यान रखिए, भारत में एक क्षेत्र ऐसे है जहां मुगलों का राज था, और एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां शिवाजी महाराज ने मुगलों को रोक दिया तो बाकी क्षेत्र बच गया। उदाहरण के लिए, जब शिवाजी महाराज ने इधर रोका मुगलों को, तो मुगल आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु नहीं पहुंच पाए। इसलिए यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार में बाल विवाह होता है, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा में बाल विवाह नहीं होता। राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार में रात्रि विवाह होता है,
रात को शादी होती है, क्योंकि वो दिन में शादी होती थी तो उठा लेते थे। लेकिन आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में और महाराष्ट्र के भी बहुत बड़े एरिया में रात में शादी, तो ये रात्रि विवाह मुगलों के कारण आया। घूंघट प्रथा मुगलों के कारण आई। हमारे वेद पुराण में तो रात्रि के बाद, सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार भी महापाप है। हमारे जो 16 संस्कार है वो सारे के सारे सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में होने चाहिए। सूर्यास्त के बीच बाद कोई संस्कार नहीं हो सकता। अंतिम संस्कार भी, अगर किसी की डेथ हो गई सूर्यास्त के बाद, तो नियम ये कहता है उसको रात भर रखा जाए, अगले दिन जब सूर्योदय हो उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाए। तो जब अंतिम संस्कार भी सूर्यास्त के बाद पाप बताया गया, तो विवाह संस्कार तो पुण्य संस्कार है, वो रात में कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश न कभी बॉलीवुड की हिम्मत पड़ी ऐसे विषयों पे मूवी बनाने की, न हमारी कभी विधानसभाओं में चर्चा हुई, न कभी संसद में चर्चा हुई। आज जिस स्थिति में भारत है, उसके लिए सरकारें भी जिम्मेदार हैं। समाज को मैं बहुत जिम्मेदार नहीं मानता। लोग कहते हैं समाज बदलेगा तो शासन बदलता है, नहीं। नियम कानून बदलता है तो समाज बदलता है। वही व्यक्ति जब सामान्य ट्रेन में चलता है तो मूंगफली खा के छिलका फेंक देता है। वही व्यक्ति मेट्रो ट्रेन में चलता है, अलग बिहेवियर करता है। वही व्यक्ति जब फ्लाइट में चलता है, अलग बिहेवियर करता है। व्यक्ति वही है, उसका बिहेवियर बदलता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन का नियम कानून अलग है, मेट्रो का नियम कानून अलग है, फ्लाइट का नियम कानून अलग है। ये तो व्यक्ति जैसा आप उसको नियम कानून बना दो, उसमें ढल जाएगा। और जो कहते नहीं समाज सुधरेगा तो सब ठीक हो जाएगा, अगर समाज पे ही छोड़ना है तो ट्रैफिक वाले कानून क्यों बना रखे? फिर सबको पढ़ा दो भाई, ट्रैफिक रेड लाइट मत तोड़ना, और कानून हटा लो। देखो कैसे रेड लाइट टूटती है। एक बार पुलिस हटा लो, ट्रैफिक का जो कानून हटा लो, चालान का सिस्टम हटा लो, पेनाल्टी हटा लो, देखो जरा कितने लोग हेलमेट पहनते हैं। अरे ये व्यक्ति, ये समाज है, ये व्यक्ति है। वो अच्छा परफॉर्म तब करता है जब नियम कानून डिसिप्लिन अच्छी होती है। और अपने परिवार में देख लीजिए, जिस घर में बहुत ज्यादा लिबर्टी होती, बहुत ज्यादा लिबरल सिस्टम होता, जिसके पिता बहुत ज्यादा लिबरल होते हैं, उस घर में कई बार आप जरा देख लीजिए क्या होता है। इसलिए कहा गया कि माता थोड़ी लिबरल होती, पिता थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, या माता पिता में कोई एक थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, एक थोड़ा कोई लिबरल होता है। ऐसा रखा गया, सिस्टम रखा गया। इसलिए एक हमने जो कार्य शुरू किया है कि सबसे पहले यहां की न्यायिक व्यवस्था ठीक हो। आज की डेट में हमारा न्यायिक सिस्टम अपराधियों के साथ खड़ा हुआ है। ये हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये अगर वीडियो सुप्रीम कोर्ट के जजों तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, उनको भी सुनना चाहिए। एक व्यक्ति मर्डर करता है, एक आदमी की मर्डर होता है, ऐसे तो होता है। जिसके परिवार के किसी सदस्य का मर्डर हुआ, वो चाहेगा 6 महीने साल भर के अंदर सजा हो जाए। लेकिन जिसने मर्डर किया वो चाहेगा 50 साल तक मुकदमा चले। ऐसे ही होगा ना? अब आज की डेट में मुकदमा 50 साल चल रहा है, तो ये जो वर्तमान सिस्टम है, मर्डर करने वाले के साथ है या विक्टिम के साथ है? जरा बोलिए। मर्डर करने वाले के साथ। एक किसी बेटी के साथ रेप हुआ, उसके माता पिता चाहेंगे जल्दी से जल्दी रेपिस्ट को सजा हो जाए। रेपिस्ट चाहेगा मुकदमा 50 साल चले, और हो सकता है सबूत के अभाव में छूट भी जाए। 50 साल इसलिए भी चलाएगा कि लोग गवाही देते देते थक जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा होगा गवाह आने बंद हो जाएंगे। किसी चीज को लंबा खींचो, यही होगा। तो अगर आज की डेट में मुकदमा 20 साल 30 साल चल रहा है, तो आज का कानून सिस्टम, आज की न्यायिक व्यवस्था उस पीड़िता के पक्ष में है या उस बलात्कारी के पक्ष में? जोर से बोलिए जरा। बलात्कारी। जिसका किडनैप होता है वो चाहेगा जल्दी सजा हो, जो किडनैप करने वाला है वो चाहेगा 50 साल मुकदमा चले, जिससे गवाह टूट जाए।
तो अल्टीमेटली हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारा कानून भ्रष्टाचारियों के पक्ष में है, आतंकवादियों के पक्ष में है, अलगाववादियों के पक्ष में है, कट्टरपंथियों के पक्ष में है, जिहादियों के पक्ष में है, धर्मांतरण कराने वालों के पक्ष में है। पक्ष में इसलिए कह रहा हूं, अगर आपने कोई काम गलत हुआ, उसको आपने सजा नहीं दिया, तो स्वाभाविक सी बात है आपने दूसरे को मदद कर दिया। और अगर हम सब अपने जीवन में एक बार गहराई से आपके जीवन में जो तनाव हो, उसके जरा मूल कारण पे चिंतन करिए, अल्टीमेटली पता चलेगा इसके लिए समाज जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार नहीं हो, इसके लिए कहीं न कहीं घटिया नियम कानून जिम्मेदार है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 2-3 साल तक बच्चा आपके पास है, आप बहुत अच्छे हैं, आपने 3 साल तक बच्चे को खूब अच्छी अच्छी चीजें सिखाई, मेहनत, ईमानदारी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, पूजा पाठ सब अच्छा सिखा दिया। लेकिन 3 साल के बाद तो स्कूल में जाएगा ना, 5 साल के बाद तो थोड़ा दोस्तों से मिलेगा ना, 10 साल के बाद तो सीरियल देखना शुरू करेगा ना, फिर मूवी देखना शुरू करेगा ना, फिर अखबार पढ़ना शुरू करेगा। भाई व्यक्ति का संस्कार 3 बातों पे डिपेंड करता है। आंख से क्या देखता है, क्या पढ़ता है, कान से क्या सुनता है, मुंह से क्या खाता है, इसी पे डिपेंड करता है। 5 साल के बाद हमारा बच्चा आंख से क्या क्या देखेगा, आपके कंट्रोल में है क्या? अच्छी चीज देखेगा कि घटिया चीज देखेगा, आपके कंट्रोल में है क्या? लेकिन सरकार के कंट्रोल में। सीरियल कैसा बनेगा आपके कंट्रोल में नहीं है, सरकार के कंट्रोल में। फिल्म नंगी बनेगी, अश्लील बनेगी, अच्छी बनेगी, आपके कंट्रोल में नहीं है, सरकार के कंट्रोल में। अखबार में लगातार कैसी खबरें निकलेंगी, यह भी बहुत हद तक सरकार के कंट्रोल में है। मैं क्यों कह रहा हूं, गाइडलाइन बनाना तो सरकार के काम में है। सरकार एक गाइडलाइन बना दे, जो खबर निकलेगी अखबार वालों को, न्यूज चैनल वालों को उस खबर के बाद यह भी लिखना पड़ेगा, इस समस्या का मूल कारण यह है, इसका स्थायी समाधान यह है। इतने न्यूज चैनल खुल गए हैं 200-300 के आसपास, पर डे शाम को डिबेट होती है, लंबी लंबी डिबेट होती है, 1-1 घंटे की, हल्ला बोल, दंगल, पता नहीं क्या क्या नाम भी रखा हुआ, तगड़े तगड़े अच्छे अच्छे नाम भी है, हा? उस पे आर पार, टक्कर, मुकाबला, ऐसे पूरा ऐसे लगता है सब तोड़ मोड़ कहीं ठीक कर देंगे। इसमें से किसी चैनल पे ईमानदारी से बताइए, केवल समस्या पे चर्चा होती है, समस्या के मूल कारण और स्थायी समाधान पे चर्चा होती है? केवल समस्या। अब आप मुझे ये बताओ, सुबह से शाम तक बीमारी की बात करो, बुखार हो गया, बुखार हो गया, बुखार हो गया, बुखार हो गया, बुखार ठीक होगा, बुखार बढ़ेगा? बोलिए जरा, बढ़ेगा। सुबह से शाम तक बोलो सरदर्द 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 सरदर्द, शाम होते होते सरदर्द बढ़ जाएगा। अरे भैया, ये मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है, कार्यपालिका दूसरा स्तंभ है, विधायिका पहला स्तंभ, 4 पिलर है ना। ये चारों पिलर केवल समस्या की बात कर रहे हैं। मैं बाकी 3 पिलर की बात नहीं करता, क्योंकि बाकी 3 पिलर्स मैं नहीं हूं। मैं पत्रकार नहीं हूं तो मैं मीडिया का पार्ट नहीं हूं, मैं सांसद नहीं हूं इसलिए मैं विधायिका का पार्ट नहीं हूं, मैं IAS IPS नहीं हूं इसलिए मैं कार्यपालिका का पार्ट नहीं हूं, लेकिन मैं एक वकील हूं इसलिए मैं न्यायपालिका का पार्ट हूं। न्यायपालिका में कहा गया ना, बार एंड बेंच, वकील को ऑफिसर ऑफ कोर्ट कहा जाता है, तो मैं एक ऑफिसर ऑफ कोर्ट हूं, और मुझे संविधान ये इजाजत देता है कि सही बात को मैं स्पष्ट रूप से पब्लिकली कहूं। अधिकार है कि नहीं मुझे कहने का? सही बात तो बोलने का अधिकार है। अगर कोई इसको बुरा मान जाए तो बुरा मान जाए भाई, अगर सही बात किसी को बुरी लग रही है तो आदमी सही नहीं है। आप मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मुद्दों पे आज तक सुओ मोटो लिया है।
सुओ मोटो की पावर होती है कि मान लीजिए कोई खबर अखबार में छपी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास पावर है, उसको सुओ मोटो ले ले, उस पर एक मुकदमा केस उसको बना दे और सरकार से जवाब मांगे और उस पर सुनवाई करे, उसके बाद जब उस पर ऑर्डर पास करे। न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, न्याय के लिए लोग तरस रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है, 5 करोड़। इसका मतलब 5 करोड़ पीड़ित हैं, 5 करोड़ शोषक हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है, मुकदमे में 2 पक्ष होता है, एक होता है जो न्याय जल्दी चाहता है, एक चाहता है न्याय देर से चाहता है। तो 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ लोग मिनिमम, हालांकि कई मुकदमों में तो कई सारे लोग पीड़ित होते हैं, लेकिन मैं एक मुकदमे में अगर एक पीड़ित है तो मान के चलता हूं कि 5 करोड़ मुकदमों में 5 करोड़ लोग पीड़ित हैं कि नहीं। तो 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार पीड़ित हैं कि नहीं। मेरे घर में मुकदमा चलेगा, मैं तारीख पे तारीख जाऊंगा तो मुझे टेंशन थोड़ी होगी, मेरे परिवार को भी टेंशन होगी, और कई बार तो गौरव जी को भी टेंशन हो जाएगी, मेहता जी को भी टेंशन हो जाएगी, हमारे अच्छे मित्र हैं इसलिए इनको भी टेंशन हो जाएगी, अरे यार देखो उपाध्याय जी कब से बेचारे तारीख जा रहे हैं। तो मैं माना कि चलो ठीक है, बाकी लोग नहीं टेंशन हो रही है, केवल परिवार टेंशन में है। अगर मैं तारीख पे तारीख जा रहा हूं तो मेरे माता पिता टेंशन में, मेरी पत्नी टेंशन में, मेरे 2 बच्चे टेंशन में, तो 6 लोग टेंशन में है। तो 5 करोड़ मुकदमों, 5 करोड़ परिवार का मतलब 30 करोड़ लोग टेंशन में है कि नहीं। 33 करोड़ तो अमेरिका की आबादी है, तो भारत में लगभग 1 अमेरिका के बराबर लोग मुकदमों के कारण टेंशन में है। हमारा सुप्रीम कोर्ट राइट टू जस्टिस पे सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं ले रहा। क्यों नहीं एक सुओ मोटो लेके जुडिशियल चार्टर बनाता है कि रेप का मुकदमा इतने महीने में खत्म होगा, किडनैपिंग का इतने महीने में खत्म होगा, सिंपल वाला चालान वाला, ट्रैफिक चालान वाला 3 डेट में खत्म होगा, मर्डर वाला इतने डेट में खत्म होगा। एक जुडिशियल चार्टर क्यों नहीं बना रहा है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को पता है दुनिया के कई देशों में कैसा कैसा जस्टिस सिस्टम है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह भी पता है अमेरिका में कितना फास्ट जस्टिस हो रहा है, कनाडा में कितना फास्ट जस्टिस है, अमेरिका में, सिंगापुर में कैसे फास्ट जस्टिस हो रहा है। मैं अभी कार्यपालिका विधायिका की बात नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं उसका पार्ट नहीं हूं। अभी मैं केवल सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं वहां प्रैक्टिस करता हूं और मैं वहीं इनरोल्ड हूं, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑफिसर ऑफ कोर्ट हूं। आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत में एक जुडिशियल चार्टर लागू करने के लिए सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट को इसलिए भी लेना चाहिए, ये मैं आप संविधान में अगर आप जजों की शपथ देखें, ये भारत का संविधान है, इसमें मंत्री की शपथ अलग है, सांसद की शपथ अलग है, विधायक की शपथ अलग है, सुप्रीम कोर्ट की जज की शपथ अलग है। जो केंद्रीय मंत्रियों की शपथ यह है कि मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। जरा समझिए दोनों में अंतर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जज की शपथ यह है, मैं संविधान को अपहोल्ड करूंगा। इसीलिए सरकार को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। मंत्रियों को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया संविधान के अनुसार। जब संविधान कहता है कि हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सबकी है, मीडिया की भी है, सरकार की भी है, संसद की भी है, सुप्रीम कोर्ट, चारों की है, लेकिन एक को स्पेशली बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में प्रोटेक्शन, राइट टू जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है, न्याय पाने का हमें अधिकार है। और अगर न्याय पाने में हमारी बच्ची का बलात्कार हो जाए, हमें 25 साल तक कोर्ट में जाना पड़े और 25 साल में 100 बार उस हमारी बच्ची को कोर्ट जाना पड़े जिसका रेप हुआ है, 100 बार उस बलात्कारी का मुंह हमारे बच्ची को दोबारा देखना पड़े, तो ये बताओ ये न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है? जब जोर से बोलिए।
इसलिए कहता हूं, सरकारों ने निकम्मापन किया, सांसदों ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, ठीक है नहीं निभाई, लेकिन संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर है, वो उसको अल्टीमेट ड्यूटी दी गई है कि तुम्हें संविधान को अपहोल्ड करना है, लोगों को त्वरित न्याय मिले, स्पीडी जस्टिस मिले, ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फेल हो गया। जब सारे ही फेल हो रहे हैं तो हम लोग जाएं कहां? अब मेरे सामने समस्या है कि मैं जाऊं कहां? संसद में मैं हूं नहीं कि वहां सवाल पूछूं, कानून मंत्री मैं हूं नहीं कि मैं कानून बना दूं, मीडिया में मैं हूं नहीं, एडिटर हूं नहीं कि अपना खुद का कोई चैनल है नहीं कि मैं डिबेट करा दूं। मेरे पास एक ही रास्ता था, PIL करूं और आप लोगों से संपर्क करूं, यही काम मैं कर रहा हूं, और कोई मेरे पास रास्ता नहीं। भारत का टोटल बजट 70 लाख करोड़ का है। कितना लाख करोड़? केंद्र और राज्यों का टोटल बजट 70 लाख करोड़ है। कितने % कमीशन चल रहा है आजकल आपके एरिया में किसी भी सरकारी स्कीम में? 20% चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हालांकि कई सारी योजनाएं तो कागज पे निपट जाती है, उसमें तो 100% कमीशन होता है। खड़ंजा सड़क पे बनता है, सड़क पे उखड़ जाता है, सड़क पे दोबारा बन जाता है, लेकिन वैसे मान लीजिए 20%। ये 70 लाख करोड़ का जो बजट है, कहीं आसमान से आता है क्या? जरा जोर से बोलिए, कहां से आता है? कौन देता है? अरे बोलिए, हम देते, आप देते। इस 70 लाख करोड़ का 20% यानी 14 लाख करोड़ हर साल काला धन बन जा रहा है। 20%, 70 लाख करोड़ का 20% यानी 14 लाख करोड़ पार्षदों, सांसदों, विधायकों, क्लर्कों, कलेक्टरों, इंस्पेक्टरों, ड्रग इंस्पेक्टर, फला इंस्पेक्टर, फला इंस्पेक्टर, फला इंस्पेक्टर, इनकी जेब में जा रहा है। पैसा किसका? आपका। आपका बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश से चर्चा कर रहा हूं। आप अपने बेटे को 500 रुपए आज देते हो और कल दोबारा 500 रुपए मांगता है, तो पूछते हो कल 500 दिया था, उसका क्या किया? पहले हिसाब बताओ। कहीं उड़ा के तो नहीं आया तू? क्या खा के आया? 500 रुपए कैसे कल दिया, आज ही खर्च हो गया। लेकिन लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए टैक्स देते हो, कभी पूछते ही नहीं हो कि जो हम पैसा दे रहे हैं वो पैसा जा कहां रहा है। आपके पैसे से सड़क बनती है, 1 महीने बाद बारिश होती है, सड़क बह जाती है, अगले साल फिर टेंडर होता है, फिर सड़क बनती है, फिर बह जाती है, फिर सड़क बनती है, फिर बह जाती है। अरे पैसा तो आप ही का है। घर में आपने अगर कामवाली रखा हुआ है, मान लो 3000 रुपए झाड़ू पोछा करने का आप देते हो, तो महीने में एक ही बार देते हो और रोज भी देते हो 100-100 रुपए, एक ही बार देते हो ना। ऐसा थोड़ी कि सुबह आती है, झाड़ू उठाती है, बोली जी 500 रुपए दो तब झाड़ू शुरू करूंगी, ऐसा बोलती है क्या? वो एक बार दे दिया तो दे दिया। ड्राइवर आपने रखा है, मान लीजिए 15,000 रुपए देते हो, सुबह आता है, जब गाड़ी उठाता है क्या बोलता है? पहले 1000 रुपए निकालो तब गाड़ी शुरू करूंगा। नहीं, तो जब 3000 रुपए वाली को आप एक पैसे एक्स्ट्रा नहीं देते हो, काम वाली को 15,000 रुपए जो ड्राइवर रखा हुआ है उसको आप 500 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देते, होली दिवाली देते हो अलग बात है, लेकिन रोज तो नहीं देते। तो ये जो 50,000 रुपए सिपाही को दे रहे हो, 1 लाख रुपए दरोगा को दे रहे हो, 1.5-2 लाख रुपए कलेक्टर को दे रहे हो, और बाकी ड्रग इंस्पेक्टर, फला इंस्पेक्टर, फला इंस्पेक्टर आपने रखे हुए हैं, उनका वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं क्या? मतलब नगर निगम का बाबू 50-60 हजार रुपए उसको तनख्वाह तो आप देते ही हो, लेकिन जब आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाते तो फिर वो कहता है 1000 रुपए और लाओ। किस बात का 1000 रुपए? क्यों? कभी इस पे चर्चा हो रही है क्या? और ऐसा हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा नियम कानून घटिया है। भ्रष्टाचार जो आपको दिखता है, आपको बस यही लगता है पुलिस वाले ने 100 रुपए ले लिया, 500 ले लिया, 1000 ले लिया, बर्थडे, लेकिन आप इसका लार्जर इंप्लीकेशन देखिए, हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा है।
घुसपैठिए बॉर्डर पे 2,000 रुपए दे के आते हैं। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए। तब मैंने पूरा रिसर्च किया था, मैं बॉर्डर तक गया था, सब रिसर्च करके लोगों से बात करके समझ के तब मैं आया था। तब मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। वो 5 करोड़ लोग आप लोगों के हिस्से की रोजी रोटी छीन रहे हैं कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। अगर वो 5 करोड़ निकल गए होते तो आज बोझ भारत पे बोझ कुछ कम होता कि नहीं? 2023 आ गया, सुप्रीम कोर्ट हमारी पीआईएल पे बैठा हुआ है और कई बार तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो सरकार का काम है, ये तो पॉलिसी मैटर है, हम नहीं करेंगे। अरे भाई पॉलिसी मैटर है तो अभी कह दूं तो मिर्ची लग जाएगी। बहुत सारे और भी विषय पॉलिसी मैटर है, उस पर तो आपको नहीं कहते हो कि नहीं। फिर तो कॉलेजियम भी संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, वो भी पॉलिसी मैटर है। जजों की सैलरी कितनी बढ़नी है कितनी नहीं बढ़नी, ये भी पॉलिसी मैटर है। जज को कितना बड़ा बंगला मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, ये भी पॉलिसी मैटर है। रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, ये भी पॉलिसी मैटर है। अगर वास्तव में लक्ष्मण रेखा का पालन करना है फिर तो जितने कानून बनाने वाले इशू हैं, जितने नियम बनाने वाले इशू सब छोड़ दीजिए, संसद को जब करना होगा कर लेगा। लेकिन आप अगर पॉलिसी मैटर कहते हो, जहां एक विषय पे कह रहे हो कि नहीं हम ये काम तो कर लेंगे, तो जो जनहित का मुद्दा है, जो हमारे राष्ट्र के सामने खतरे हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ हमारे लिए खतरा है कि नहीं? अगर सांसद निकम्मे हैं, सांसद चर्चा नहीं कर रहे, इसलिए तो मैं सुप्रीम कोर्ट आया हूं। सरकारों ने उनको निकालने के बजाय सरकारों ने उनको बसाया, इसलिए तो मैं सुप्रीम कोर्ट आया हूं। और 2017 की पीआईएल अगर 2023 में भी आप डिसाइड नहीं करोगे, तब तक तो इधर वो बच्चे भी पैदा कर रहे। वो 2 आए थे, अभी तो 4 हो गए 5 हो गए। जब तक आप डिसाइड करोगे वो 5 करोड़ 10 करोड़ हो चुके होंगे। तो 5 करोड़ को निकालना आसान था, 10 करोड़ को निकालना आसान है। और भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम आप ये देखो, घुसपैठिए 2,000 रुपए दे के अंदर आते हैं, 1,000 रुपए देते हैं कॉमन सर्विस सेंटर पे, उनका आधार बन जाता है। आप ही लोग चले जाओ, ट्रायल करके देख लेना मेरी बात को। आप किसी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाओ, बोले मैं नया आया हूं, मुझे आधार बनवाना है अपना। वो कहेगा डॉक्यूमेंट लाओ, बोले मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ट्रायल करके देख लो। बोले भैया काम कर, तू 2,000 रुपए ले ले, मेरा जुगाड़ कर दे, मेरे को आधार चाहिए। आप चले जाओ, जिस नाम से आधार चाहिए उस नाम से आधार आप बनवा के लेके आ जाओ। खौफ नहीं है उसको, क्योंकि पता है कानून घटिया है, मैं आधार बना दूंगा, मेरा कुछ नहीं होगा। तो भ्रष्टाचार घटिया कानून का पहला परिणाम तो हुआ कि वो अंदर आ गया। घटिया कानून का दूसरा परिणाम हुआ आधार बन गया। घटिया कानून का तीसरा परिणाम यह हुआ कि एक डॉक्यूमेंट आधार बन गया तो दूसरा डॉक्यूमेंट राशन कार्ड बन गया 2,000 रुपए और देके। जब 2 डॉक्यूमेंट हुए फिर उसने 2,000 रुपए दिया, बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। 3 डॉक्यूमेंट हुए फिर उसने 2,000 रुपए दिया, बैंक में खाता खुलवा लिया। 4 डॉक्यूमेंट हो गए फिर उसने 2,000 रुपए दिए, वोटर आईडी में नाम जुड़ गया। और फिर उसने 10,000 रुपए दिए और सरकारों की जो गरीबों को मुफ्त आवास वाली योजना है उसमें फिर उसने 10,000 रुपए दिया पार्षद और सांसद, पार्षद को या प्रधान को। वास्तव में जो नीडी था, जो असली भारतीय है, उसको मकान बाद में मिला। जो नकली वाला है, जो घुसपैठिया था, उसको मकान पहले मिल गया। ऐसा हो रहा है। पैसा आपका, सैलरी आप दे रहे हो नगर निगम के बाबू को, सबको बाबू को, वो घुसपैठियों को बसा रहा है। वो घुसपैठिए कल को आके चेन स्नैचिंग करेंगे, हो सकता है कि आप ही के पैसे से कल को आपको लूट भी ले। ये घुसपैठिए क्राइम बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे? बढ़ा रहे हैं ना। तो आप जरा सोचिए घटिया कानून का कितना बड़ा दुष्परिणाम है। और कानून बदलने की कोई लागत होती है क्या? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से इसलिए कह रहा हूं, ये सांसद, ज्यादातर सांसद तो क्या बताऊं, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं बता। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो पढ़े लिखे हैं,
उनको तो पता है कि सिंगापुर में करप्शन पे कौन सा कानून है, अमेरिका में करप्शन पे कितनी सजा होती है, ऑस्ट्रेलिया में करप्शन पे कितनी सजा होती है। और अभी आप लोग गूगल करना, कुछ दिन पहले अभी चाइना के कानून मंत्री को फांसी हुई। चाइना में तो फांसी की सजा है, करप्शन पे, ब्राइबरी पे, घूस लेने पे फांसी, आजीवन कारावास भी नहीं, सीधे बोले जाओ तुम्हें जेल में बैठा के हम खिलाएंगे भी नहीं, ऊपर ही जाओ तुम, अब वहीं तुम घूसखोरी करना। माननीय सुप्रीम कोर्ट जहां घटिया कानून है उसको अच्छा बनाने के लिए लक्ष्मण रेखा अपनी क्रॉस क्यों नहीं करता? मुझे इस बात की तकलीफ है, क्योंकि एक ही आशा बची है मेरे लिए। तो भाई आप सबके लिए बहुत सारी आशाएं हैं, लेकिन मेरे लिए एक ही आशा बची है, वो है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मेरी कर्म भूमि वही है। संसद में चर्चा नहीं हो रही है जुडिशियल रिफॉर्म पे, समझ में आ रही है, ठीक है नहीं कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद में नहीं, कैबिनेट में चर्चा हो रही, ठीक है नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए उनको भी। मीडिया नहीं चर्चा कर रही, चलो वो भी नहीं। लेकिन जुडिशरी, न्यायपालिका ही अगर न्याय पे चर्चा नहीं करेगी, न्यायपालिका ही न्यायिक सुधार नहीं करेगी, तो कौन करेगा? अल्टीमेटली चाहे सांसद हो, चाहे विधायक, चाहे जज, सबको हम कहते हैं पब्लिक सर्वेंट। क्या कहते हैं? पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का मतलब पब्लिक की सेवा करने वाला। पब्लिक की सेवा कैसे होगी? जब अच्छा नियम कानून होगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया, डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, बीमारी ठीक नहीं होगी। बीमारी ठीक होने के लिए दवा अच्छी चाहिए। तो पब्लिक की सेवा करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा नियम कानून। सुप्रीम कोर्ट इतना तो कह ही सकता है कि भाई आप ये कानून बनाओ। और मैं तो चलो ठीक है, लक्ष्मण रेखा की अगर इतनी चिंता है तो मैं कह रहा हूं सरकार को भी मत बोलो आप। एक संस्था है, उसका नाम है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, सुना होगा आप लोगों ने, लॉ कमीशन बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट कम से कम इतना लॉ कमीशन को कह ही सकता है कि तुम एक काम करो, करप्शन के ऊपर जितने अच्छे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके कानून को और हमारे कानून को कंपेयर करके एक तुम रिपोर्ट बनाओ। घूसखोरी पे रिपोर्ट बनाओ, जमाखोरी पे रिपोर्ट बनाओ, कालाबाजारी पे रिपोर्ट बनाओ, मानव तस्करी पे रिपोर्ट बनाओ, सोना तस्करी पे रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट बनाओ। नहीं सरकार लागू करेगी, बात की बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें तो कहीं लक्ष्मण रेखा का भी सवाल नहीं। ये तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पावर में है। और इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। लॉ कमीशन अब तक 277 रिपोर्ट बना चुका है। मैंने पिछली 77 रिपोर्ट को एग्जामिन किया, मतलब रिपोर्ट नंबर 200 टू रिपोर्ट नंबर 277, लास्ट 77 रिपोर्ट को मैंने एग्जामिन किया। तो पता चला 77 रिपोर्ट में से केवल 15 रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे बनी है। 77 रिपोर्ट जो लॉ कमीशन ने बनाया, पिछली 77 रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट नंबर 200 टू रिपोर्ट नंबर 277, इसमें से केवल 15 रिपोर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे बनी है। रेस्ट 63 रिपोर्ट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनी है। तो पावर है ना, क्लियर हो गया। तो जब पावर है, सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है, तो राइट टू जस्टिस हो, एक साल के अंदर लोगों को न्याय मिले, एक साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुकदमा खत्म हो, एक साल के अंदर हाई कोर्ट का मुकदमा खत्म हो, एक साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा खत्म हो, ऐसे क्या क्या करना है, इसके लिए भी लॉ कमीशन रिपोर्ट बना सकता है कि नहीं बना सकता? मैंने एक पीआईएल फाइल किया कन्वर्जन पे। आप बताइए धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? महाराष्ट्र में हो रहा है कि नहीं? पुणे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र में हो रहा है ये तो मुझे भी पता है, पुणे में भी हो। मैंने एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और फाइल करके मैंने ये कहा कि चूंकि धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, ये किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की समस्या है, तो इसलिए इस पे राज्यों की नहीं बल्कि केंद्रीय कानून की जरूरत है। अभी हो क्या रहा है,
योगी बाबा ने धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून बना दिया तगड़ा, और वैसे थोड़ी उनकी बुलडोजर उनका बहुत तगड़ा आजकल चल रहा है, तो थोड़ा यूपी में कन्वर्जन का लोगों को थोड़ा खौफ हो गया। हरियाणा सरकार ने भी बना दिया। दिल्ली के एक तरफ उत्तर प्रदेश है और दूसरी तरफ हरियाणा है। नोएडा उत्तर प्रदेश में है, गाजियाबाद, और गुरुग्राम जो है वो हरियाणा में। अब बॉर्डर सटा हुआ है, सड़क के इस तरफ उत्तर प्रदेश, सड़क के दूसरी तरफ दिल्ली, सड़क के इस तरफ हरियाणा गुरुग्राम, दूसरी तरफ दिल्ली। अब जरा सोचिए, सड़क के इस तरफ यानी नोएडा और गाजियाबाद में आप कन्वर्जन कराएंगे तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, लेकिन आप सड़क को क्रॉस कर लो, दिल्ली में इंटर कर लो, तो कन्वर्जन करा दो तो मुकदमा दर्ज नहीं होगा। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि संविधान में सबको कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए। गुरुग्राम में धर्मांतरण अपराध है, लेकिन एयरपोर्ट पे आ गए, दिल्ली वाले एयरपोर्ट पे, महिपालपुर उसको कहते हैं, जो लोग गए होंगे उनको पता होगा, वहां कन्वर्जन अपराध नहीं है। नोएडा गाजियाबाद में अपराध है, आनंद विहार में इंटर कर गया, मयूर विहार में इंटर कर गया, अपराध नहीं है। तो इसी बात को लेकर मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीएल फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शाह की बेंच उसको सुन रही थी। जब जस्टिस शाह कोर्ट नंबर 7 में थे तब उन्होंने नोटिस इशू किया। सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि कोई मुकदमा जिस कोर्ट में चलता है, जब तक वो जज रिटायर नहीं होते तब तक उसी कोर्ट में चलता रहता है। जस्टिस शाह कोर्ट नंबर 7 से 6 में आए, मुकदमा चल रहा था धर्मांतरण का। 5 में आए, उन्हीं के यहां चल रहा था। 4 में आए, उन्हीं के यहां चल रहा था। 9 जनवरी को जस्टिस शाह ने बोला बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, इसलिए हम इसमें अटॉर्नी जनरल को भी कहते हैं कि वो भी इसमें रहें। ऑर्डर पास किया कि अटॉर्नी जनरल की इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, नेशनल इश्यू है, नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, इसलिए अटॉर्नी जनरल को खुद इसमें अपीयर करना होगा। क्योंकि कई बार उसमें सॉलिसिटर जनरल आ जाते थे, कई बार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आ गए थे। इस देश के जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं उसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू, इसलिए इसमें अटॉर्नी जनरल को होना चाहिए। 9 जनवरी का ऑर्डर किया और कहा अगली सुनवाई इसकी 7 फरवरी को होगी। 7 फरवरी को हम इस पे कुछ फाइनल हियरिंग की तरफ सोचेंगे। एकाएक वो मैटर कोर्ट नंबर 4 से शिफ्ट हो गया। जस्टिस शाह की बेंच चेंज हो गई। ऐसा मेरी जानकारी में पहली बार हुआ है कि जज है, जज रिटायर नहीं हुआ है और केस उस जज के यहां शिफ्ट हो गया। न मैंने कहा कि नहीं इस कोर्ट से आप हटा दीजिए, न मेरे विरोधियों ने कहा इस कोर्ट से हटा दीजिए। विरोधी का इसलिए कह रहा हूं कि उसमें पहले 8 याचिकाएं आ गई थी विरोध करने के लिए। अब जरा सोचो, अगर धर्मांतरण नहीं हो रहा है तो केंद्रीय कानून से दिक्कत क्या है? लेकिन 8 याचिकाएं आई ये कहने के लिए टेक्निकल ग्राउंड पे कि ये मेंटेनेबल नहीं है, आप इसको डिसमिस कर दीजिए। अश्विनी उपाध्याय पहले भी आ चुके थे, दोबारा आए हैं, इनके खिलाफ तो हेट का स्पीच है, ये पता नहीं, मतलब कुछ भी कुल मिला के हमको बदनाम करने के लिए, हमें बेइज्जती करने के लिए एक से बड़े बड़े वहां पे साजिशें शुरू हो गई। कुछ साजिशें ऐसी भी हैं जो मैं बता नहीं सकता हूं, ऐसी सी साजिशें शुरू हो गई मेरे खिलाफ। 8 याचिकाएं आ गई, उसमें 8 दिग्गज वकील अपीयर होने लग गए मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए। उससे भी नहीं हुआ तो 2 और आ गई, 10 हो गई, 10 याचिकाएं। और भूतपूर्व कानून मंत्री भी अपीयर हो रहे, नाम नहीं लूंगा, आप समझ रहे होंगे। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री भी अपीयर हो रहे। 10 दिग्गज वकील खड़े हो रहे हैं। अगर उन 10 की टोटल फीस मिला दीजिए तो एक दिन की फीस 1.5 करोड़ के आसपास होती है। अगर धर्मांतरण नहीं हो रहा है तो 10 वकील खड़ा करके 1.5 करोड़ रुपए पर हियरिंग पे देने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? लेकिन ऑल ऑफ सडन वो मुकदमा कोर्ट 4 से कोर्ट 1 में आ गया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहां आ गया। अब वहां चल रहा है, तीसरा सीतलवाड़ का भी केस उसी में साथ में है। अब सबकी सुनवाई हो रही है, देखते हैं जो भी होगा आगे होगा। मेरा यह कहना है सुप्रीम कोर्ट धर्म का संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा रहता है यतो धर्मस् ततो जयः।
ये सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है, यतो धर्मस्ततो जयः। जैसे भारत के सभी हाई कोर्ट का जो ध्येय वाक्य है वो है सत्यमेव जयते, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्ततो जयः। तो यानी धर्म सत्य से भी ऊपर है। हाई कोर्ट नीचे वाली कोर्ट है, उसमें लिखा है सत्यमेव जयते। देश की सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसमें लिखा है यतो धर्मस्ततो जयः। जहां धर्म होगी वहीं जय होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट की यह ड्यूटी है कि जो अवैध धर्मांतरण हो रहा है वो भी रुके, तभी तो धर्म की जय होगी। अगर अवैध धर्मांतरण हो रहा है उसको रोकना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, तभी धर्म की जय होगी। माओवाद रुके तभी धर्म की जय होगी, नक्सलवाद रुके तभी धर्म की जय होगी, घूसखोरी रुके तभी धर्म की जय होगी, मुनाफाखोरी रुके तभी धर्म की जय होगी, काला धन रुके तभी धर्म की जय होगी, हवालाबाजी रुके तभी धर्म की जय होगी, भ्रष्टाचार रुके तभी धर्म की जय होगी, अपराध रुके तभी धर्म की जय होगी। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है शपथ के अनुसार। मैं शपथ की बात कर रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ है टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की जिम्मेदारी को सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दी गई, सुप्रीम कोर्ट को दी गई। यानी प्रत्येक अवैध काम को रोकना, उसमें कोई लक्ष्मण रेखा की चिंता न करना, लक्ष्मण रेखा की बात नहीं करना। जहां जहां अधर्म हो रहा है सुप्रीम कोर्ट को वहां खड़े हो जाना चाहिए। और भारत के संविधान को अपहोल्ड करना। एक चीज बताइए, यह भारत का संविधान भारतीयों के लिए बना है कि विदेशियों के लिए बना है? जोर से बोलिए जरा। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है। भारत का आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अधर्म का नहीं। भारत का संविधान रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। भारत का संविधान प्रथा, कस्टम, ट्रेडिशन, उसको प्रोटेक्ट करने का राइट देता है, कुप्रथा को नहीं। तो धर्मांतरण तो कुप्रथा हो गई, धर्मांतरण तो अधर्म भी हो गया, धर्मांतरण तो कुरीति भी होगी। लालच देके, धोखा देके, कुछ और बातें करके इस तरीके से धर्मांतरण कराना, ये तो अधर्म हो गया। तो अधर्म हुआ, और जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा है तो धर्मस्ततो जय, धर्म जहां धर्म है वहीं जय हो। और मैं कह रहा हूं ये देखिए अधर्म हो रहा है, पूरे देश में अधर्म हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। होना चाहिए। अभी क्या फैसला आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो इतना ही किया कि जो सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही है वो आप लोगों के साथ कहने में कोई दिक्कत नहीं है, आपसे चर्चा करना चाहिए। अल्टीमेटली भारत में लोकतंत्र है, जनता को अधिकार है जानने का, समझने का कहां क्या चल रहा है। एक मैंने PIL फाइल किया 2018 में कि MLA MP पब्लिक सर्वेंट है। बहुत ध्यान से सुनिए, बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं हो रही है? जरा जोर से बोलिए भारत माता की। देखिए ऐसा होता है, आज के जमाने में 2020 आ गया है, वनडे आ गया है, तो लोगों को थोड़ा 2020 स्टाइल में सारे कार्यक्रम करने की आदत हो गई है। लेकिन मैं टेस्ट मैच का खिलाड़ी हूं, तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले 2020 वाले होते हैं, इधर टेस्ट मैच चलता है तो सामने थोड़ी, तो ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अभी हम लोग 10-20 मिनट और बात कर सकते हैं ना? अच्छा, मैंने 2018 में एक PIL फाइल किया, आप लोग गूगल करना, डिटेल मिलेगा। मैंने कहा कि ये सांसद और विधायक पब्लिक सर्वेंट है, और है, उनको लोक सेवक कहते हैं। अगर आप सेक्शन 21 IPC में जाके देखिए, जहां पब्लिक सर्वेंट डिफाइन है, तो बाकायदा लिखा हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट कौन कौन होगा, उसकी परिभाषा है। उस परिभाषा में MLA MP आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट है, इसमें कह दिया हाँ MLA MP पब्लिक सर्वेंट है, मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इनफैक्ट MLA MP पब्लिक सर्वेंट नहीं हो तो सुपीरियर पब्लिक सर्वेंट है।
क्योंकि आईएएस भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जज भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, कलेक्टर भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, लेकिन उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल सांसद और, तो वो सुपीरियर पब्लिक सर्वेंट हो गए, क्योंकि उनके पास एक और भी अधिकार है जो बाकी लोगों के पास नहीं है, जजों के पास नहीं है, कलेक्टर के पास नहीं, वो सांसदों के पास, विधायकों के पास है, सुपीरियर पब्लिक सर्वेंट। सो एमएलएज एंड एमपीज आर सुपीरियर पब्लिक सर्वेंट। मैंने पीआईएल फाइल किया, मैंने कहा कि भाई ये इनको वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, गाड़ी बंगला मिलता है, सब कुछ मिलता है, इनको कानून बनाना है। मैंने कम से कम 10 पेज में सांसदों और विधायकों की ड्यूटी लिख दिया कि इनको डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग करना है, ये भी करना है, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में जाना है, बिल का ड्राफ्ट भी पढ़ना है, सब कुछ करना है। इतना जब काम है तो इनके पास कुछ और करने का तो टाइम ही नहीं है। जब कुछ और करने का टाइम नहीं है तो ये वकालत कैसे कर सकते? तो कृपया सांसदों और विधायकों के वकालत करने पे बैन लगाइए। और उसका मैंने 2 ग्राउंड लिया। पहला, एक कानून ये कहता है एमएलए एमपी पब्लिक सर्वेंट है, उसके हिसाब से सांसद विधायक वकालत नहीं कर सकते। दूसरा, एडवोकेट एक्ट कहता है कोई भी सैलरीड आदमी वकालत नहीं कर सकता। साफ साफ लिखा हुआ है, हमारे अधिवक्ता मित्र यहां बैठे हुए, एडवोकेट एक्ट में लिखा है कि नहीं कि कोई भी सैलरीड पर्सन वकालत नहीं कर सकता। कोई मतलब प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला भी वकालत नहीं कर सकता। तो हमने दोनों ग्राउंड लिखा। एक तरफ ये पब्लिक सर्वेंट है, इनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिल रहा है, इनको फला फला काम करना, स्टैंडिंग कमेटी में जाना, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में जाना, ये डेवलपमेंट प्लान करना, ये करना, ये करना, तो ये तो 24/7 बुक है, इनके पास वकालत करने का टाइम नहीं है। दूसरा ग्राउंड मैंने लिया, एडवोकेट एक्ट ये कहता है कि कोई सैलरीड आदमी वकालत नहीं कर सकता, और ये सैलरीड है। मुकदमा 2018 की फरवरी को मैंने फाइल किया। पहली डेट में जस्टिस दीपक मिश्रा उस समय चीफ जस्टिस थे। बहुत ध्यान से इस मैटर को सुनिए और अपनी ओपिनियन दीजिए, फिर मैं बाद में बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या पास किया, वो बाद में बताऊंगा। फरवरी में जब पहली डेट पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट को लगा बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, और इंपॉर्टेंट मैटर तो था ही था। बहुत सारे सांसदों विधायकों की रोजी रोटी उससे जुड़ने वाली थी। उन्होंने बोला इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, इसलिए हम इसमें अटॉर्नी जनरल को बुलाते हैं। आप एक काम करिए, आप अपनी एक पिटीशन की कॉपी अटॉर्नी जनरल को भी दे दीजिए। अटॉर्नी जनरल को कॉपी हमने दे दिया। मार्च में डेट पड़ी, फिर अटॉर्नी जनरल पढ़ के आए। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ये जो इनकी मांग है बैन करने वाली, आप इसका क्या कहना है? तो न उन्होंने हाँ किया ना किया, लेकिन बोला इसमें कुछ सब्सटेंस तो है, इसमें थोड़ा इसको बहस की जरूरत तो है इस पर। तो उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस इशू कर दिया मार्च में 2018 में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी चीफ जस्टिस बेंच प्रिसाइड कर रहे थे, जस्टिस चंचूड़ बेंच में सपोर्टिंग थे, जस्टिस खानविलकर, जस्टिस चंचूड़ भी उस बेंच में, 3 जजों की बेंच का मैटर था ये। पीआईएल हमेशा चीफ जस्टिस के यहां चलती है। जुलाई में, अब जरा सोचिए, फरवरी में उन्होंने अटॉर्नी जनरल को नोटिस इशू किया, कॉपी देने के लिए बोला, नोटिस नहीं इशू किया, बोला कॉपी दे दो। मार्च में बार काउंसिल को नोटिस इशू किया। जब अगली दो डेट पड़ी उसमें एडजर्न हो गया, कुछ नहीं हुआ अप्रैल में, फिर जुलाई में मैटर लगा। हमारे अधिवक्ता मित्रों को पता है कि जब नोटिस इशू होती है तो अगला स्टेप होता है काउंटर का। काउंटर आता है कि हमारी पिटीशन पर नोटिस इशू हो गया, तो जिसको नोटिस इशू हुआ है वो अगली डेट पे बाकायदा एक एफिडेविट फाइल करेगा, और वो उसको काउंटर कहते हैं। मतलब वो हमने जो मांग किया, हमने जो ग्राउंड ले लिया है, उसका पॉइंट वाइज वो जवाब देगा कि हाँ ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। जुलाई में जब जिस दिन डेट लगी, शायद 7 जुलाई या ऐसी कुछ डेट थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हम खड़े हुए थे, हम तो बेफिक्र थे, हम कोई बहुत तैयारी से भी नहीं आए थे कि भाई मुझे बहस करना। मुझे कहा अभी तो काउंटर तो आया ही नहीं, तो आज तो सिंपल कोर्ट यही कहे कि भाई काउंटर फाइल करो। मैटर कॉल हुआ 5 मिनट के अंदर। उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, वी हर्ड बोथ पार्टीज, ऑर्डर रिजर्व। ये देश के सर्वोच्च अदालत की बात बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। वी हर्ड बोथ पार्टीज, ऑर्डर रिजर्व। हम कहते रह गए, हम तो काउंटर का वेट कर रहे हैं, काउंटर आए तो हम उसका रिजॉइंडर फाइल करें। ऐसे ही होता है, अधिवक्ता साथियों को पता है।
पिटीशन होती है, नोटिस होता है, काउंटर आता है, रिजॉइंडर होता है, फिर उसके बाद अगली हियरिंग, फाइनल हियरिंग पे लगता है मैटर। जुलाई में आया कि वी हर्ड बोथ, हम लोग खड़े हैं कि भाई काउंटर के लिए कोर्ट कहे कि भाई आपने काउंटर क्यों नहीं फाइल किया, क्या पता बार काउंसिल ऑफ इंडिया थोड़ी फटकार भी मारे कि हमने तो तुम्हें मार्च में नोटिस किया था और जुलाई आ गया, अभी जवाब क्यों नहीं दिया। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल ऑर्डर रिजर्व। सितंबर में आया ऑर्डर कि नहीं पब्लिक एमएलए एमपी वकालत कर सकते। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एमएलए एमपी पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं? एमएलए एमपी को सैलरी मिलती है कि नहीं? एमएलए एमपी के पास दूसरा कोई काम करने का टाइम है क्या? और दुर्भाग्य की पास ये देखिए, संसद का सत्र चलता रहता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता होता है कि संसद का सत्र चल रहा है। बाकी टाइम में छोड़िए, कम से कम जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उस समय अगर लोकसभा और राज्यसभा के सांसद सुप्रीम कोर्ट में दिखाई पड़े तो यतो धर्मस् ततो जयः के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना चाहिए? भैया आप इधर कैसे आ गए? वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, चार्टर्ड प्लेन, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट तुम्हें जहां से मिल रहा है, जो काम करने के लिए मिल रहा है वो काम तुम नहीं कर रहे हो, तुम सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए? इसमें कोई लक्ष्मण रेखा आ रही है क्या बीच में सामने? आपको लगता वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सही था जो उन्होंने बोला सांसद विधायक वकालत कर सकते हैं? अरे एक सिपाही वकालत नहीं कर सकता नौकरी में रहते हुए, दरोगा नहीं कर सकता, क्लर्क नहीं कर सकता, कलेक्टर नहीं कर सकता, कप्तान नहीं कर सकता। और मैंने तो हियरिंग के दौरान बोला सुप्रीम कोर्ट को कि ये सामने जो कोर्ट मास्टर बैठे हुए हैं नौकरी में रहते रहते वकालत नहीं कर सकते। इसके बाद भी ऑर्डर रिजर्व हुआ और रीजनिंग देते हुए सितंबर में ऑर्डर पास हुआ, नहीं एमएलए एमपी वकालत कर सकते। इससे खतरा क्या हो रहा है? मान लो सांसद अलग अलग कंपनियों के रिटेनरशिप पे हैं, सामान्यतः जितने बड़े बड़े सांसद हैं बड़े बड़े कारपोरेट्स ने उनको हायर किया हुआ। अब कोई ऐसा कानून अगर आ रहा है जिससे पर्टिकुलर किसी एक कारपोरेट घराने को कोई नुकसान होने वाला है, तो क्या संसद में वो सांसद निष्पक्ष भाव से बहस कर पाएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। वो दलीलें देगा संसद में, वो बहस करेगा जहां से उसको मंथली रिटेनरशिप आ रही है, जहां से उसको एक एक बार खड़े होने के लिए 25-25 लाख रुपए मिल रहा है, वो दलीलें देगा, या जो जनता के हित में है वो दलीलें देगा? बताइए। तो वेतन आप देते हो, भत्ता आप देते हो, गाड़ी आप देते हो, बंगला आप देते हो, चार्टर्ड प्लेन में आप घुमाते हो, फ्री एयर टिकट आप देते हो, फ्री रेल टिकट आप देते हो, लेकिन वही सांसद फीस किसी और से लेता है और आपके खिलाफ संसद में बहस करता है। कानून इसलिए नहीं अच्छे बन पा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर सांसद कहीं न कहीं उनका सेल्फ इंटरेस्ट बना हुआ है। कुछ स्कूल माफियाओं के दबाव में है, कुछ कोचिंग माफियाओं के दबाव में है, कुछ ड्रग माफियाओं के दबाव में है, कुछ हॉस्पिटल माफियाओं के दबाव में है, कहीं न कहीं किसी न किसी दबाव में है, कहीं न कहीं से उनको पैसा आ रहा है। ऐसे लोग माननीय कहलाने के लायक है क्या? अमानवीय कार्य करने वाले, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से न करने वाले, अपने काम को ठीक से मनसा वाचा कर्मणा काम न करने वाले कहीं से माननीय हो सकते हैं क्या? लेकिन माननीय है, ऐसा ही हो रहा है। और ये कड़वी सच्चाई इसलिए बोल रहा हूं कि किसी एक को तो विष का प्याला पीना ही पड़ेगा, किसी एक को तो नीलकंठ बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मीठे जहर ने हमारे भारत को डुबो दिया है। मीठी बातें, मीठी बातें, मीठी बातें, लच्छेदार बातें, बतौलेबाजी, ये इसी ने हमें न समस्या के मूल कारण पे चर्चा हो रही है, न स्थायी समाधान पे चर्चा हो रही है। दुनिया के कई देशों में काला धन, बेनामी संपत्ति, आय शरीक संपत्ति 100% जब्त करके 100 साल, 200 साल, 300 साल सजा होती है। एक व्यक्ति ने थाईलैंड में चिटफंड कंपनी बनाया। चिटफंड कंपनी समझते हैं ना, पोंजी स्कीम। चिटफंड कंपनी बना के 16,000 लोगों को लूटा, डबल करने का ऑफर दिया, पैसा लेके भाग गया। आप लोग गूगल करिएगा,
लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड, उसने 16,000 लोगों का पैसा लेकर लूटा था, उसको 1,41,000 साल की सजा हुई है। कितनी सजा? जोर से बोलिए जरा। हाँ, विदेशों में सजा आजीवन कारावास जैसा नहीं होती, ईयर वाइज होती है, जिससे लोगों को पता रहे कि इसने कितना बड़ा। भाई आपने किसी को बोला कि आजीवन कारावास, तो ये कैसे पता चलेगा कि उसने एक आदमी का मर्डर किया, कि 2 का किया, कि 5 का किया, कि 10 का किया? अगर आप ये बोलो कि एक मर्डर पे 100 साल, तो जब 500 साल की सजा होगी तो लोगों को पता रहेगा इसने 5 मर्डर किया। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में एक व्यक्ति ने शर्ट चुराई थी। पहली शर्ट चुराई तो 5 साल की सजा हुई थी, जब उसने दूसरी शर्ट चुराई तो उसको 25 साल की सजा हुई। गूगल करके देखना, ये दुनिया में हो रहा है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। और ये मेरे सामने फेडरल पिनल कोड है। जैसे भारत में इंडियन पिनल कोड चलता है, ऐसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड चलता है। मेरे हाथ में हमारे संविधान निर्माताओं ने 20 देशों का संविधान पढ़ा था। कितने देशों का? 10 देशों के संविधान की नकल किया था, कॉपी किया था। यह कोई मतलब बुरी बात नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना, कॉपी करना, इसको आप नकल मत कहिए, मतलब मेरे शब्द ठीक नहीं निकला, कॉपी किया था, थोड़ा अच्छा शब्द हो गया। हाँ, अडॉप्ट किया। 10 देशों के संविधान को अडॉप्ट करके हमारा संविधान बनाया, इसलिए हमारा संविधान दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव संविधान माना गया, सबसे बड़ा संविधान है। यहां पे 1860 में मैकाले ने इंडियन पिनल कोड बनाया था। जब उसने बनाया था तब उसमें 23 चैप्टर थे, 23 चैप्टर। 1860 में बनाया था, 2023 आ गया, कितने साल हो गए मेरा बेटा जी? 150 साल से ज्यादा हो गया, 163 साल हो गए। मैकाले 23 चैप्टर बना के गया था आईपीसी में, 163 साल बीत गए, आज भी उसमें 23 चैप्टर है। न एक चैप्टर बढ़ा, न एक चैप्टर घटा। यह शर्म की बात है कि नहीं? फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है, 123 चैप्टर है। डिफरेंस क्या है हमारे आईपीसी और इस आईपीसी में? और वहां क्राइम कम क्यों है, उसका अंतर मैं आपको समझाता हूं। पहली बात तो हमारी तरीके वहां पे उन्होंने घटिया कानूनों का मकड़जाल नहीं बनाया हुआ है। हमारे यहां घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, सोना तस्करी का अलग कानून, गौ तस्करी का अलग कानून, लफ्ज जिहाद का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, ऐसे अलग अलग पूरे कानूनों की माला बना रखा है। और वो भी अच्छे नहीं है, कंपेयर नहीं किया कभी कि बाहर क्या चल रहा है। उन्होंने एक कानून बनाया, एक किताब, ये कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड 123 चैप्टर इसमें डाल दिए, एक एक क्राइम पे एक एक चैप्टर डाल दिया। अंतर यह है कि हमारे इंडियन पिनल कोड में आईपीसी है सेक्शन 302 सेक्शन मर्डर, सुना होगा आपने, मर्डर होता है तो 302 लगता है। अब हो क्या रहा है, रोड रेस पे मर्डर हो जाए तो भी 302, 100 रुपए के लिए मर्डर हो गया तो भी 302, गुस्से में आके हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया तो भी 302, गुस्से में भाई ने भाई को मार दिया तो भी 302, एक विश्व के झगड़ा है जमीन का तो भी 302, 1000 करोड़ के झगड़े में मारा तो भी 302। तो कानून की नजर में कैसे भी मर्डर कर दो, गोली मार के मर्डर कर दो, चाकू मार के मर्डर कर दो, टुकड़े टुकड़े आफ्ताब की तरीके 55 टुकड़े कर दो, या कन्हैया तेली तरीके गला रेत के मार दो, कुछ कैसे भी मारो, धारा कौन सी है? यानी धारा के हिसाब से सारे अपराध बराबर हो गए, हुए कि नहीं? और जब धारा एक ही है तो सारे क्राइम, तो क्या सारे क्राइम बराबर हैं क्या? नहीं। अमेरिका में उन्होंने मर्डर पे एक चैप्टर रखा हुआ है, उसमें 10 धाराएं, मर्डर अलग, किलिंग अलग, होमिसाइड अलग, हेट क्राइम अलग, जेनोसाइड अलग, मैनस्लॉटर अलग, बुचरिंग अलग, टेररिज्म अलग, 10 धाराएं।
अब इसका इफेक्ट क्या होता है? चूंकि एक ही मर्डर के 10 तरीके लिखे हुए हैं, तो मर्डर कैसे हुआ उस पे जज के पास ज्यादा अपना दिमाग लगाने का गुंजाइश नहीं है। हेड क्राइम में इतनी सजा होनी है तो जज उसको सिंपल मर्डर नहीं मान सकता, हेड क्राइम ही रहेगा। अगर टुकड़े हो गए एक से ज्यादा तो वो बुचरिंग में आ गया, मैनस्लॉटर में आ गया, तो मैनस्लॉटर में आ गया तो उसको मैनस्लॉटर वाली अलग धारा हो गई, बुचरिंग वाली अलग धारा हो गई, टुकड़े टुकड़े कर दिए तो जज के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो उसमें कुछ अपने हिसाब से उसको रेयर माने कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर माने, आजीवन कारावास दे कि फांसी दे, कुछ नहीं, कोई उसके पास कोई राइट ही नहीं, सब क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है। हमारे यहां सब कुछ जज के पास। जज चाहे उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर मान ले, जज चाहे रेयर मान ले, जज चाहे उसको आजीवन कारावास दे दे, आजीवन कारावास में टिल डेथ कर दे या फांसी दे दे, या आजीवन कारावास में सिंपल 14 साल कर दे। हमने अमेरिका से पिछले 75 साल में इतनी चीजें एक्सपोर्ट किया और कुछ नहीं तो हम कहते हैं सारे सांसदों के हाथ में आईफोन तो है ही है। आईफोन कहां का है? अमेरिका का है। तो इसको कॉपी पेस्ट मारने में कोई लागत आएगी क्या? जोर से बोलिए। लेकिन अपराध तो कम होगा ना। हमारे सेक्शन 363 में किडनैपिंग में 3 से 7 साल, एक आदमी को किडनैप किया तो भी 7, 2 को किया तो भी 7, 3 को किया तो भी 7, 10 आदमी को किडनैप कर लो तो भी 7 साल। वहां पे फेडरल पिनल कोड में किडनैपिंग की मिनिमम 50, मैक्सिमम 100। अगर मिनिमम वाला भी हुआ तो एक को किडनैप किया तो 50 साल, 2 को किडनैप किया 100 साल, 3 को किडनैप किया 150 साल, 4 किया तो 200 साल, 5 किया 250 साल, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। कभी आप गूगल करिएगा, वहां पे कई बार डकैती में 300-300 साल सजा हुई है, सिंपल डकैती में। अब ये बताओ, सठे साठ्यम समाचरेत, ये सिद्धांत अमेरिका का है कि भारत का? ये सिद्धांत यही का है ना। सठे साठ्यम समाचरेत, लोहा ही लोहे को काटता है, ऐसा हमने आम भाषा में भी कहते हैं, मराठी में भी आप लोग कुछ कहते होंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में लोहा लोहे को काटता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, ये सिद्धांत हमने अपने कानूनों में क्यों नहीं अपनाया? अगर नहीं अपनाया, हम जानते हैं कि मर्डर की कठोर सजा अमेरिका में है, मर्डर का हमारा कानून घटिया है, मर्डर का अमेरिका में 10 धारा है, मर्डर का हमारा 1 धारा है, सजा इसलिए हो नहीं पा रही है और फिर भी कानून नहीं बदला जा रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी संसद है और अपराधियों के साथ खड़ी है या आम जनता के साथ खड़ी है? जोर से बोलिए। अगर हमारा भ्रष्टाचार का कानून घटिया है और हमारे सांसदों को भी पता है, जजों को भी पता है कि सिंगापुर में, अमेरिका में, कोरिया में, जापान में आजीवन कारावास होता है, चीन में तो फांसी होती है, इसके बावजूद अगर हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं बदले जा रहे तो हमारी संसद और सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है या ईमानदारों के साथ खड़ी है? बताइए भाई, सीधी सी बात है। आज की डेट में ईमानदार व्यक्ति के लिए सम्मान के साथ जीवन जीना मुश्किल हो गया है कि नहीं? ईमानदार आदमी थाने जाने से डरता है, ईमानदार आदमी नगर निगम के ऑफिस में जाने से डरता है, ईमानदार आदमी किसी भी सरकारी ऑफिस में जाने से डरता है। और इतना डरता है कि एक बार अगर उसको कोई मां बहन की गाली भी दे दे तो भी थाने जाने से डरता, सोचता यार ठीक है चुपचाप यहीं निकल चलो। थाने जाएंगे, पता नहीं एफआईआर होगा कि नहीं होगा, एफआईआर होगा भगवान जाने मुकदमा कितने साल चलेगा, कितनी बार बेल हो, कितनी बार जो है गवाहों के बयान होंगे, भगवान जाने कितना हो जाएगा। इसे छोड़ो ना यार, गाली दिया तो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये जो हम सोचते हैं ना छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसका एक इफेक्ट आता है। इफेक्ट ये है, बबूल का बीज आपने देखा क्या? छोटा सा होता है, इतना छोटा, लेकिन बबूल का पेड़ कितना बड़ा होता है? बड़ा होता है। अगर आपने बबूल का बीज एक छोटा सा गिर गया, तुरंत उखाड़ दिया, बहुत आसान है।
थोड़ा सा बड़ा होने पे उखाड़ दिया तो बहुत आसान है। और अगर आप बगल से गुजर रहे हो, सोचो यार काहे एक पेड़ ही तो है, हमें कौन सा यहां से रोज गुजरना है, ठीक है। ये काम अगर आपने किया तो 5 साल के बाद अगर दोबारा कभी उधर से गुजरोगे तो याद रखो कांटा जरूर चुभेगा। बबूल के बीज को अगर नहीं उखाड़ा आपने तो कांटा चुभेगा चुभेगा। दूसरा, बबूल के पेड़ को अगर लगा दिया, उसमें कितनी ही अच्छी खाद डालोगे, कितना ही उसमें मीठा पानी डालोगे, उसमें कांटा ही पैदा होगा। कभी उसमें आम नहीं आएगा, बबूल में कांटा ही पैदा होगा। तो बबूल के पेड़ को उखाड़ के फेंक देना, यह हमारी जितनी ड्यूटी है उससे ज्यादा ड्यूटी उनकी है जिनको इसी काम के लिए वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलता है। अल्टीमेटली हम चाहते क्या, इस भारत का ईमानदार टैक्स पेयर, ईमानदारी से रहने वाला, ईमानदारी से व्यापार करने वाला, ईमानदारी से अपनी किसानी करने वाला, खेती करने वाला, मजदूरी करने वाला चाहता क्या है? एक चाहता है सुरक्षा, दूसरा चाहता है शांति। कुछ और चाहता है क्या? हमारे साथी ये मेहता जी बैठे हुए, गौरव जी बैठे हुए, या आप सब लोग, आप बताओ सरकार से क्या चाहते हो? सुरक्षा चाहते हो, शांति चाहते हो, बाकी धंधा व्यापार आप कर ही लोगे। नौकरी निकलेगी, कम अपनी तैयारी करके आप अप्लाई कर दोगे। फ्री में नौकरी नहीं चाहते, एग्जाम दे के नौकरी चाहते हो। भारत में अगर नियम कानून अच्छे हो जाए तो सुख शांति आएगी। सुख शांति ही नहीं आएगी बल्कि समृद्धि भी आएगी। 50 साल के पहले दुबई एक रेगिस्तान था, कुछ नहीं था दुबई में। उसने केवल नियम कानून कठोर बनाए भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ। 50 साल के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर बन गया, सबसे बड़ा डेस्टिनेशन। अदरवाइज दुबई में कुछ और है क्या? कुछ नहीं है, पानी तक नहीं है वहां। तो जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपनाया और कठोर कानून बनाया, जिन देशों ने स्पीडी जस्टिस सिस्टम लागू किया, बहुत इस तरीके का नियम कानून बनाया कि फटाफट मुकदमे फैसले होने शुरू हो गए और न्याय मिलना शुरू हो गया, वहां सुख शांति है, समृद्धि है और अपराध नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। आप दुनिया का कोई एक देश बताइए जहां कठोर कानून हो और स्पीडी जस्टिस सिस्टम हो, वहां जातिवाद हो। आप सोच रहे होंगे जातिवाद कौन फैला रहा है आज की डेट में, जरा बताइए कौन फैलाता है? पार्षद, सांसद, विधायक का चुनाव लड़ने वाले ही तो फैलाते हैं। आप लोग फैलाते हो क्या जातिवाद? नहीं फैलाते हैं ना। गांव में आके जाति का जहर घोलने वाले कौन लोग हैं? जो पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, प्रधान का चुनाव लड़ते हैं, सांसद का लड़ते हैं, विधायक का लड़ते हैं, बाकी तो आपस में कोई लड़ नहीं रहा। वो क्यों फैलाते हैं? जीतने के लिए। अरे पार्षद सांसद बनने के लिए तो करते हैं। पार्षद सांसद क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि कानून घटिया है। आप 70 लाख करोड़ रुपए दे रहे हो, उसमें जितना खींच सके खींच ले 5 साल में। तो कानून घटिया है, इसलिए आज की डेट में राजनीति भारत का सबसे ज्यादा फायदेमंद धंधा बन गया है। 5 करोड़ लगाओ और 5 साल में 50 करोड़ कमाओ। इतना प्रॉफिट वाला धंधा कोई और है क्या? शेयर मार्केट में भी इतने प्रॉफिट नहीं है, उसमें भी खतरा है। इधर तो 5 करोड़ लगाया तो 50 करोड़ मिनिमम मिलना ही मिलना। कई लोग तो 5 करोड़ लगा के 100 करोड़ भी कमा लेते। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून नहीं बनाया, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसका मतलब कहीं कहीं मिला जुला खेल चल रहा है। तो जातिवाद के अगर आप रूट पे जाओ, मैं रूट पे इसलिए कह रहा हूं, मैं पहले मारुति में था, वहां हर समस्या की रूट का एनालिसिस होती है। जड़ में आप जाके देखो तो जो जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, जो रामायण जलाया जा रहा है, जो और भी कहानियां होती रहती है, ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय होता है, मराठा बनाम गैर मराठा होता है, आदिवासी बनाम गैर आदिवासी होता है, सवर्ण बनाम दलित होता है, ये सारा का सारा खेल कौन करता है? नेता। आप लोग करते हैं क्या? कोई में इसमें आम जनता कोई करता है? नहीं करता।
टीचर नहीं करते, डॉक्टर नहीं करते, जज नहीं करते, इंजीनियर नहीं करते, वकील नहीं करते, गरीब नहीं करते, खेती वाले नहीं करते, किसान नहीं करते, मजदूर नहीं करते। ये जाति वाला जहर घोलता कौन है? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन क्यों घोलते हैं? जीतने के लिए। जीत के क्या करना है? सेवा करनी है समाज की। क्या नहीं? वो 70 लाख करोड़ आपने जो दिया उसमें से खींचना है। कानून बना दीजिए, वो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बना दीजिए, भ्रष्ट लोग चुनाव में जाएंगे ही नहीं। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अपना ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला। पहले सांसदों विधायकों का मैटर भी बाकी लोगों का 20 साल चलता था, सांसदों विधायकों को 50 साल चलता था। उदाहरण के लिए सुखराम ने वो कम्युनिकेशन स्कैम किया था, संचार घोटाला किया था, टेलीफोन घोटाला किया, वो मुकदमा चलता रहा, उसके पहले खुद ही चले गए। कैश फॉर वोट वाले में मुकदमा चलता रहा, उसके पहले लोग चले गए। आज तक आपने किसी बड़े बड़े स्कैम में किसी को आजीवन कारावास फांसी सुना है क्या? नहीं सुना है ना। अभी पिछले 3-4 महीने पहले चाइना के कानून मंत्री को फांसी हुई है, ये आप गूगल पर डाल लेना, मिलेगा आपको। तो हमारे देश में चूंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, उनको पता है कोई कुछ तो होगा ही नहीं, लूट लो जितना लूट सको, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। ऐसा मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि भाई सांसद और विधायक माननीय होते हैं और इनको हर जगह वीआईपी व्यवस्था ही है। मंदिर में दर्शन की वीआईपी व्यवस्था, ट्रेन में वीआईपी व्यवस्था, प्लेन में वीआईपी व्यवस्था, हर जगह वीआईपी व्यवस्था है। तो सांसदों और विधायकों कोर्ट में भी वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए इनके लिए स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट होना चाहिए। स्पेशल एमएलए एमपी फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए और इनका मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड होना चाहिए। पता नहीं, जो लोग अधिवक्ता है उनको पता होगा एमएलए एमपी कोर्ट के बारे में। इधर पुणे में भी खुली होगी, महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी है। 2017 में मैंने पीएल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि हाँ अच्छा विषय है, अच्छा आइडिया है। तो पूरे देश में एमएलए एमपी के लिए स्पेशल कोर्ट बनी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1 साल के अंदर इनका मुकदमा डिसाइड करो। सारे हाई कोर्ट को बोल दिया तुम मॉनिटर करते रहो, अपने अपने स्टेट का मॉनिटर करो। अब तक 200 वर्तमान और भूतपूर्व सांसदों को सजा हो चुकी है। आजम खां को हो गई, आजम खां के बेटे अब्दुल्ला को हो गई, अतीक अहमद को हो गई, सूरज भान को हो गई, लालू यादव को हो गई। ऐसे बड़े बड़े लोग जो सोच रहे थे हम चले जाएंगे उसके बाद मुकदमा जाएगा, लेकिन उनके जीते जी उनको सजा मिल गई। इसका जो दूसरा लार्जर इशू ये है, लगभग 2000 लोग अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। पता क्यों नहीं लड़ेंगे? उन सब के खिलाफ 10-10, 20-20 मुकदमे चल रहे हैं। अभी तो कम से कम उनका मुकदमा 20 साल, 30 साल, 40 साल चलेगा। अगर वो चुनाव लड़ गए और जीत गए, ध्यान से समझिए, लड़ने के बाद जीत गए तो क्या होगा? 1 साल में, और उनको पता है उन्होंने खूब लूटा हुआ है, चोरी किया है, रेप किया है, मर्डर किया है, यानी 1 साल में सजा हो जाएगी। तो ऐसे 2000 लोग अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक जजमेंट का इतना फायदा हुआ। अब आप सोचिए, केवल एमएलए एमपी का मुकदमा 1 साल में डिसाइड करने का सिस्टम आया तो 2000 लोगों ने राजनीति से तौबा कर लिया। बोले इससे अच्छा अपना पेट्रोल पंप चलाते रहो, अपना जैसे लूट मार चल रही वैसे ही करते रहो, इधर नहीं आना भैया, सांसद नहीं बनना, अब माननीय नहीं बनना, अब हम गैर माननीय ठीक है, अब हम कॉमन मैन ठीक है, माननीय नहीं बनना। ऐसे ही अगर भारत में एक सिटीजन चार्टर लागू हो जाए, एक जुडिशियल चार्टर लागू हो जाए और एक पुलिस चार्टर लागू हो जाए, 3 चीज करना पड़ेगा। पुलिस चार्टर का मतलब 3 महीने के अंदर आपको जांच पूरी करनी है। सिटीजन चार्टर का मतलब सिटीजन का जो ग्रीवियंस है आपको किसी का 1 महीने में, किसी का 15 दिन में जवाब देना है। जुडिशियल चार्टर का मतलब कि आपको 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला करना है। अगर ये हो जाए कि भाई 3 महीने 6 महीने में पुलिस अपनी जांच पूरी कर देगी, उसके बाद 1 साल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला कर देगी, 1 साल में हाई कोर्ट कर देगी, 1 साल में सुप्रीम कोर्ट कर देगी, देश में शांति आएगी कि नहीं? जरा बोलिए। समृद्धि आए कि नहीं?
भ्रष्टाचार कम होगा कि नहीं, माओवाद कम होगा कि नहीं, नक्सलवाद कम होगा कि नहीं, जातिवाद कम होगा कि नहीं, भाषावाद कम होगा कि नहीं, क्षेत्रवाद कम होगा कि नहीं, अलगाववाद कम होगा कि नहीं, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद सब कम होगा। केवल कानून, और मैंने फिर से कहा कानून बनाने की कोई लागत। अभी हमने नागपुर से मुंबई का एक्सप्रेसवे बनाया है, 50,000 करोड़ या 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। अभी दिल्ली मुंबई एक और एक्सप्रेसवे आ रहा है, उसमें 1 लाख करोड़ खर्च किया है। मात्र 25,000 करोड़ खर्च करना पड़ेगा। भारत की पुलिस दुनिया की नंबर 1 पुलिस बन जाएगी, भारत का जुडिशियल सिस्टम दुनिया का नंबर 1 जुडिशियल सिस्टम हो जाएगा। तो मात्र 25,000 करोड़ खर्च करके कम से कम वो जो 14 लाख करोड़ जा रहा है उसमें से 10 लाख करोड़ बचाया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं 100% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ठीक है, रहेगा, लेकिन अगर 25,000 करोड़ खर्च करके पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करके हम 10 लाख करोड़ बचा लें तो क्या करना चाहिए भला, जब बोलिए। लेकिन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम सब आपस में जातियों में बटे हुए हैं। हमारे लिए ये कोई विषय नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारे अपनी टेंशन तो है, घर में शांति रहे, समृद्धि रहे, आसपास खुशहाली रहे, सब कुछ रहे, लेकिन वो आएगी कैसे उसका चिंतन हम लोग नहीं कर रहे हैं। रूट काज पे नहीं जा रहे हैं, परमानेंट सोल्यूशन पे नहीं जा रहे हैं। समस्याओं के रूट काज पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है, विधानसभा में नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं हो रही है, मीडिया में नहीं हो रही है। उसमें हमारा भी दोष नहीं है, क्योंकि हम लोग वही पढ़ते हैं जो अखबार में छपता है, वही सुनते हैं जो टीवी पे डिबेट होती है, वही देखते हैं जो संसद में बहस होती है, और वहां आपको इस तरफ ले ही नहीं जा रहे। अच्छा, एक बात और, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बन जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, तो पूरे देश में किसके कितने नाम बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ में आएगी कि नहीं आएगी? और फिर बेनामी प्रॉपर्टी 100% जब्त करने और आजीवन कारावास, फांसी देने का कानून बना दिया जाए, तो अखिलेश यादव भारत में रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे? जोर से बोलिए जरा। मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, अगर हम पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म कर दे, कठोर कानून बना दे, तो कम से कम 1,000 पॉलिटिकल पार्टियां तत्काल खत्म हो जाएंगी। पॉलिटिकल पार्टियों के मुखिया भारत छोड़ के भाग जाएंगे। आपके घर में अगर बाउंड्री ठीक नहीं होती तो आवारा कुत्ते आते हैं कि नहीं? आपके घर का सिक्योरिटी गार्ड अच्छा नहीं होता तो कोई गुंडा बदमाश आपके घर में घुसता है कि नहीं? घुसेगा। आपने अगर एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड रख दिया, अच्छी सी बंदूक रख दे दिया, और उसको ये भी अधिकार दे दिया जो इधर उधर घूमे तुम मार देना, कोई गुंडा बदमाश आपके घर में घुसने की हिम्मत करेगा क्या? नहीं करेगा ना। अगर हम जुडिशियल रिफॉर्म कर दे, पुलिस रिफॉर्म कर दे, तो बहन जी यहां रहेंगी कि जाएंगी? जरा बताइए। दीदी यहां रहेंगे कि जाएंगी? अखिलेश भैया यहां रहेंगे कि जाएंगे? राहुल गांधी यहां रहेंगे कि जाएंगे? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, शायद 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टी भारत में बचेगी। 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टी, नेता भाग जाएंगे। अरे भैया, जब सामने, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़ना छोड़ दिया, उनको अच्छा यार बाहर है, 50 साल मुकदमा चलेगा, जाते जीत गए तो खत्म हो जाएगा। तो जब ये पता हो जाए कि भैया ये कानून बन रहा है और कानून बनने के बाद प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाएगी, तो हमारी जो पूरी देश भर में पेट्रोल पंप और ये सब फैले हुए हैं, बेनामी प्रॉपर्टी जो नौकर के नाम, इसके नाम, उसके नाम, मौसी के लड़के नाम, मामा के लड़के नाम, सब दुनिया भर की चल रही है, सब पकड़ में आएगी और हमें तिहाड़ में जाना पड़ेगा। सारे वीजा बनवा के भाग जाएंगे तुरंत। और ये भी ध्यान रखिए, उन्होंने बाहर प्रॉपर्टी बना भी रखी है। मैं किसके बारे में कह रहा हूं आप लोग समझ रहे होंगे कौन कौन है ये। जब वो भाग गए, लुटेरे कंपनी के जब मालिक भाग गए, तो लुटेरा कंपनी चलेगी क्या?
अगर बैंड पार्टी का उस्ताद भाग जाए तो बैंड पार्टी बचेगी क्या? इस देश में जो पॉलिटिकल अशांति है, राजनीतिक अशांति है, उसका मूल कारण घटिया कानून है। कानून बदल दे, पॉलिटिकल अशांति खत्म हो जाएगी। भाई को भाई से जो लड़ाया जा रहा है लड़ना बंद हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, हम तो टेस्ट मैच वाले हैं। हमें तो आप लोग जितनी देर सुनते हैं उतना अच्छा लगता है, हम उतनी देर बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब 1 घंटे हो गया है। आप लोगों की जो है लिमिट अब क्रॉस हो रही है। कुछ लोग पानी पी रहे हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ, सवाल हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें बदलाव आएगा? बदलाव आएगा आपको लगता है आज की स्थिति में? एक बार सब लोग सवाल पूछ लीजिए, और किसी का? और मैंने कहना था कि आज तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक एनईटी को लेकर एक बयान दिया है। उनका कहना है कि वो फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये फेडरलिज्म जो है वो नेशनलिज्म के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए कानून नहीं लाए जाने चाहिए। और जी, अमेरिका का आपने चर्चा किया, जो वहाँ पे द्विदलीय शासन व्यवस्था है, यहाँ पे बहुदलीय शासन व्यवस्था है, इस पर भी कुछ विचार है? आप जो बोलते हैं कि बाकी की दुनिया में एक सब देशों में एक बार स्कूली जस्टिस मिलता है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन इतना है, जजेस की संख्या कम है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे हो सकता है? ठीक बात। एक कोर्ट के केस में 200 मैटर पेंडिंग रहते हैं, कितने में दिमाग लगाएंगे? आप 10 पॉइंट्स ऐसे आप बता सकते हैं कि जिसको हम निरंतर फॉलो करने से ऑन मास स्केल कि 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर बदलाव आ सकता है, ऐसे 10 पॉइंट्स आप बता सकते हैं? सर, आपने वो फेडरल पिनल कोड का एग्जांपल दिया था, उसमें 123 सेक्शन है और अपने इसमें 23 सेक्शन है। लेकिन अगर इतना अच्छा ही वो पिनल कोड अगर बना हुआ है तो यूएस का क्राइम रेट जो है, क्रिमिनल इंडेक्स है, वो इंडिया से ज़्यादा क्यों है? वहाँ पे 48% क्राइम रेट है और इंडिया में 44% क्राइम। और जैसा मैम ने बोला कि पॉपुलेशन की वजह से है, तो पर कैपिटा में भी यूएस का क्राइम रेट ज़्यादा है और इंडिया का कम है, तो वो बेटर कैसे होगा? ये लीगल रिफॉर्म करने के लिए ऐसा नहीं लगता कि पहले कॉलेजियम सिस्टम बंद हो जाए, तब तक ये कैसे होगा? ये करने ही नहीं देंगे। नहीं, ऐसे बहुत सारे मिथ हैं। ऐसा नहीं कि लीगल रिफॉर्म करने से कॉलेजियम सिस्टम रोक लेगा। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि आप कानून बनाओ, हम आपको नहीं बनाने दें। ऐसा कभी नहीं कहा। ये हमें गलतफहमी है, ऐसा कभी नहीं कहा। मैं वहीं सुप्रीम कोर्ट में रहता हूँ मंडे टू फ्राइडे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप जहाँ किडनैपर को 3 से 7 साल सजा है, आप उसको 50 से 100 साल के लिए कानून बना देंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ऐसा क्यों बना दिया। ऐसा नहीं, ये हमें गलतफहमी है। System of appointing the judges needs to be revised. And there समझ, was no controversy. मैं उसी पे आ रहा हूँ। Okay. हम पिछले 75 साल से डॉक्टर बदलते रहे, डॉक्टर बदलते रहे, डॉक्टर बदलते रहे और हॉस्पिटल बदलते रहे। हॉस्पिटल का मतलब पॉलिटिकल पार्टी और डॉक्टर का मतलब नेता। लेकिन हॉस्पिटल बदले और डॉक्टर भी बदले, बीमारी ज्यों की त्यों। इसलिए जज बदलने से जजों को अपॉइंटमेंट कैसे होगा वो बाद की बातें हैं। सबसे पहले जज कौन से कानून को पढ़ के डिसीजन दे रहा है, जज किस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है, सिविल प्रोसीजर कोड कैसे कैसे कह रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कैसे कैसे कह रहा है, वो ठीक करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉलेजियम अच्छा है बुरा, वो बहुत बात की बात है। लेकिन मैंने कहा हम लोगों ने पिछले 75 साल से हॉस्पिटल बदला, डॉक्टर बदले, बीमारी ज्यों की त्यों है, क्योंकि अल्टीमेटली बीमारी ठीक होती अंदर दवा डालने से।
ना हॉस्पिटल आपके शरीर के अंदर जाता है, ना डॉक्टर अंदर जाता है, जाती है दवा। वैसे ही जो आपको न्याय मिलता है, अल्टीमेटली वो न्याय आपको मिलता है कानून से, जज से नहीं मिलता है। हमें गलतफहमी है कि हमें जज न्याय देता है, जज न्याय नहीं देता आपको, न्याय आपको कानून दिलवाता है। हाँ, कानून घटिया है तो जज के पास इतना डिस्क्रिप्शन दे दिया कि उसको कंसेप्टिव कर दे, कॉन्करेंट कर दे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मान ले, रेयर मान ले, लाइफ टाइम दे दे, वो है। लेकिन वो भी जो जज मनमानी कर रहा है, अरे आपने उसको मनमानी करने का अधिकार दिया हुआ, इसलिए मनमानी कर रहा है। आप ट्रैफिक वाला कानून खत्म कर लो, आप देखना बिना हेलमेट के लोग घूमेंगे। तो ये बात हो गई पहले मुर्गी की पहले अंडा। मेरा ये मानना है कानून बदलेगा, जज भी बदल जाएंगे, एटीट्यूड भी बदल जाएगा, सिस्टम भी बदल जाएगा। सबसे पहले इसलिए कानून जरूरी है। एक बात आप यूसीसी की कर रहे थे, कल मेरी सुप्रीम कोर्ट में 5 PIL लगी हुई है। अभी रात को मैं 9 बजे पहुंचूंगा, कल ही इस पे बहस होनी है। मैंने 5 PIL फाइल किया। पहली मैंने PIL फाइल किया, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर करो। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इस देश में हिंदुओं की शादी की उम्र 18 साल है लड़कियों की, मुस्लिम्स की शादी की उम्र 9 साल है। 1937 का जो शरीयत एक्ट है वो मुस्लिम्स को शादी 9 साल में करने की इजाज़त देता है। जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो मुस्लिम पे लागू नहीं होता है। तो मैंने एक PIL फाइल किया कि लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर करो। हमारी मुस्लिम बेटियों की छोटी उम्र में शादी हो रही है, उनकी पढ़ाई नहीं पूरी हो पा रही है, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, 18-20 साल आते आते वो 2-3 बच्चों की माँ हो जाती हैं। ना उनको फिजिकल उनके अंदर में चोटी आ रही है, ना उनको मेंटल उनके अंदर में चोटी आ रही है, ना वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पा रही है, ना उनकी पढ़ाई ठीक से हो पा रही है। तो ये वो PIL मेरी एडमिट हो गई सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सरकार ने जया जेटली कमेटी बनाई। जया जेटली कमेटी ने 6 महीने मेहनत किया, बोला हाँ ये जो PIL है बिल्कुल ठीक है, शादी विवाह की उम्र लड़का हो या लड़की, हिंदू या मुसलमान बराबर होनी चाहिए। उसके बाद संसद में पार्लियामेंट में बिल पेश हो गया है, लेकिन तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने उस बिल का विरोध किया, जबरदस्ती इसको स्टैंडिंग कमेटी भिजवा दिया। नहीं तो अब तक इस देश में शादी विवाह की उम्र सबकी 21 साल हो चुकी होती। कांग्रेस की वजह से, मैं नाम लेके बोलता हूं, कांग्रेस जैसे सेकुलर पार्टियों की वजह से वो बिल जबरदस्ती स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस बाल विवाह की समर्थक है। कांग्रेस नहीं चाहती कि मुस्लिम बेटियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, कांग्रेस नहीं चाहती है मुस्लिम बेटियां भी पढ़ें, कांग्रेस नहीं चाहती है मुस्लिम बेटियां भी आगे बढ़ें, कांग्रेस नहीं चाहती है मुस्लिम बेटियां भी फिजिकली फिट रहें, उनको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना हो, उनको कुपोषण ना हो, वो भी आराम से रहे, अच्छी जिंदगी जिए, नहीं चाहती। दूसरी मैंने PIL फाइल किया जब वो एडमिट हो गई कि भाई प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स तो सबका एक होना चाहिए। जब भारत में संविधान है, हिंदू मुस्लिम एक समान है, तो हिंदू में अगर डिवोर्स हो तो उसका कोर्ट के जरिए हो, मुस्लिम में डिवोर्स हो तो वैसे ही काजी के यहाँ हो जाए और दारुल कज़ा उसको बोलते हैं, शरिया कोर्ट कहते हैं, वहाँ हो जाए। ऐसा कैसे? ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, अभी 5 तरीके के तलाक और चल रहे हैं। तलाक़े हसन, तलाक़े सुन्नत, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया। और वो 5 तलाक में भी व्हाट्सएप पे हो सकते हैं, ईमेल पे हो सकते हैं, कुरियर से हो सकते हैं, चिट्ठी के जरिए हो सकते हैं, संदेश वाहक के जरिए हो सकते हैं, कुछ भी कैसे भी करके हो सकते हैं। फिर मैंने दूसरी PIL फाइल किया कि प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। फिर मैंने तीसरी PIL फाइल किया कि मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए। हमारी मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता, उनको केवल मेहर की रकम मिलती है, 10 साल 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे मिलती है। फिर मैंने चौथी PIL फाइल किया कि मुस्लिम सबको गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए। हमारी मुस्लिम बेटियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है, मतलब बच्चा नहीं हुआ, भले ही उसमें हस्बैंड की कोई कमी है, हस्बैंड अनफिट है इसलिए बच्चा नहीं हुआ, लेकिन गोद नहीं ले सकते, तो दूसरी बीवी लाएंगे, कमी हस्बैंड में है तो सौतन आ गई, बच्चा हुआ ही नहीं। या 4 बेटियां हो गई, 5 बेटी हो गई, लेकिन प्रॉपर्टी दामाद को पूरी दे नहीं सकते, तो क्या करेंगे? बच्चा बेटा चाहिए, अब बेटा होगा कि बेटी, ये भी हस्बैंड पे डिपेंड करता है। तो पता चला दो बीवी रख लिए, 3 बीवी रख लिए, 4 निकाह कर लिए, और हर बीवी से 5-5 बेटियां होती चली गई, 20 बेटियां हो गई और बेटा हुआ ही नहीं, क्योंकि बेटा होगा कि बेटी, ये भी हस्बैंड पे निर्भर करता है। अब जब 20 बेटियां हो गई, बोले मैं तो बहुत गरीब हूं जी, गरीब हूं, सरकार कुछ कर ही नहीं रही,
हमें मकान नहीं दे रही है, हमें तो ये है, हमें पर कपड़ा नहीं है, सच्चर कमेटी बन गई है, फला बन गई, फला बन गई। अरे भाई 10 बाई 10 के कमरे में अगर 10 लोग रहेंगे तो गरीबी भी होगी, भूखमरी भी होगी, कुपोषण भी होगा, प्रदूषण भी होगा, क्राइम भी बढ़ेगा, ठीक से परवरिश नहीं हो पाएगी, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी, तो कहीं फिजिकली फिट नहीं होगा, अच्छी स्कूलिंग नहीं हो पाएगी, तो हो सकता है इसमें से चोर बन जाए, कुछ और बन जाए, दूसरा क्रिमिनल बन जाए, तो रहेगा। अल्टीमेटली जब किसी घर का बच्चा क्रिमिनल बनता है तो जिम्मेदार वो परिवार होता है या शिक्षा व्यवस्था होती है, लेकिन भुगतता कौन है? समाज। इसलिए आवाज उठाना जरूरी। फिर मैंने फाइल किया कि एक विरासत वसीयत का अधिकार इनको मिलना चाहिए। ऐसे 5 PIL है, उन 5 PIL को मर्ज कर दीजिए तो अपने आप में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। वो 5 मैटर कल भी लगे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि 2023 में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। बहन जी का कहना था, आपका शायद किसका कहना था? आपका कहना था कि चेंज आएगा कि नहीं आएगा। देखो जी, मेरा ये मानना है, ये सवाल मैं रोज फेस करता हूं और कई बार मुझे इससे फ्रस्ट्रेशन भी आती है, लेकिन मैं अपने आप को यह समझाता हूं कि अगर मैं घर बैठ जाऊंगा तब तो पक्का चेंज नहीं आएगा, 100%। हाँ, मंडे टू फ्राइडे मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा, सैटरडे संडे शहर में जा जाके घूमूंगा, तो हम कह रहे हैं 50% नहीं, 10% चांस तो है कुछ होने का। कुछ तो होगा कि नहीं होगा। अगर मैं बैठ गया, प्राइवेट केस करने लग गया, बच्चों के साथ वीकेंड मनाने लग गया, डिनर करने लग गया, बच्चों के साथ जैसे सब लोग नॉर्मल जिंदगी जीते हैं वही मैंने भी करना शुरू कर दिया, तब तो 100% कुछ नहीं होगा, ये मेरा मानना है। अभी कुछ तो हो सकता है ना, जगाते जगाते बोलते बोलते। और क्यों नहीं होगा? अगर आप सब लोग, आप सबसे मतलब इस हॉल में बैठे हुए लोग नहीं, बल्कि ये चूंकि वीडियो हर जगह जाएगा, यूट्यूब ट्विटर पे, सब लोग अपने अपने सांसदों से मिलना शुरू करें। सब मिलते भी हैं, लेकिन कहीं कहीं स्वार्थ भाव से मिलते हैं। बर्थडे का कार्ड देने के लिए मिलेंगे, शादी का कार्ड देने के लिए मिलेंगे, सेल्फी लेने के लिए मिलेंगे, फोटो खिंचवाने के लिए मिलेंगे, अपनी इमेज बढ़ाने के लिए मिलेंगे, उनसे अच्छा बनने के लिए मिलेंगे, चुनाव के दौरान मिलेंगे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं मिलते। देश के सारे सांसदों का, विधायकों का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेबसाइट पे रहता है। इस देश में केवल 1 करोड़ लोग, 150 करोड़ के देश में मैं केवल 1 करोड़ लोगों को कह रहा हूं, और 1 करोड़ तो रिटायर्ड लोग हैं। कोई टीचर होकर रिटायर हुआ है, कोई डॉक्टर होकर रिटायर हुआ है, कोई, मैं तो वर्किंग वालों को भी कह रहा हूं कि तुम कोई बात नहीं, हमें वर्किंग वालों की भी मदद नहीं चाहिए, हमें तो रिटायर्ड वालों से मैं आग्रह करता हूं। बाकी लोग जो मदद कर दें वो अच्छी बात है, वो तो बोनस हो गया मेरे लिए। इस देश के रिटायर्ड लोग केवल अगला 5 साल समाज के लिए दे दें। क्या दे दें? सांसदों से मिलना शुरू करें, विधायकों से मिलना शुरू करें। रिटायर इसलिए कह रहा हूं कि लगभग अपने सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं। बेटे का शादी हो गई है, बेटी की शादी हो चुका है, घर मकान बन चुका है, जो करना था कर चुके हैं। अब तो केवल इतने बचा है, अखबार पढ़ना है, बाकी बातें करनी, आपस में ये करना, यही करना, यही बचा हुआ है। अगर उसके बदले सोशल मीडिया पे लिखना शुरू करें, अगर कहीं गड्ढा दिखाई पड़े तो गड्ढे की फोटो खींच के डालने के साथ लिख दे, इस गड्ढे का मूल कारण है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया कानून। कहीं केस सुनाई पड़े तो लिख दे, ये केस पिछले 25 साल से चल रहा है और इसका रूट काज है घटिया कानून। कहीं किडनैपिंग हो जाए तो लिख दे, ये जो किडनैपिंग हो गई इसका रूट काज है घटिया कानून। अगर एक बार रूट काज और परमानेंट सोल्यूशन को लिखना शुरू कर दें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगले 5 साल में परिवर्तन आ जाए। केवल 1% लोग, यानी 1 करोड़ लोग, उस 1 करोड़ में अधिवक्ता आ गए, अध्यापक आ गए, डॉक्टर आ गए, इंजीनियर आ गए। अधिवक्ता तो रिटायर ही नहीं होते, वो तो आज भी लिख सकते हैं, छोटे छोटे यंग अधिवक्ता हैं तो आज भी लिखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा, और मैं आपको बताऊं,
आप जब किसी सांसद के पास जाते हैं शादी में बुलाने के लिए, इसके लिए उसके लिए, फला कुछ काम के लिए, FIR लिखवाने के लिए, तो अच्छा आ गया, अपने काम के लिए आया। एक बार आप निस्वार्थ भाव से जाओ सांसद विधायक के पास और उसको पहुंचते ही बोल दो, सांसद जी मैं अपना कोई काम के लिए नहीं आया हूं, मैं ये पूछने आया हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगी। और चलते समय फोटो भी मत खिंचवाइए, उनके दिमाग पे गहरा असर होगा, यार जनता जाग रही है। आप सांसद को फोन करिए, नमस्ते जी नमस्ते, सांसद जी संसद का सत्र चल रहा है, आपको 0 आवर में अपनी बात रखने का मौका मिलता है, आपको क्वेश्चन आवर में अपनी बात रखने का मौका मिलता है, आप पॉपुलेशन कंट्रोल ला के लिए आवाज कब उठाएंगे। दिमाग पे उनका असर पड़ेगा, जनता जाग रही है। आप पूछिए ये घटिया जुडिशियल सिस्टम कब तक चलेगा, राइट टू जस्टिस कब होगा, हमें 1 साल के अंदर न्याय मिलने के लिए जुडिशियल चार्टर कब लागू होगा, पुलिस चार्टर कब लागू होगा, अंग्रेजों का कानून कब बदलेगा, नया कानून कब आएगा। पूछिए कि हम वर्ल्ड क्लास हाईवे बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना रहे हैं, सब कुछ वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास मिसाइल बना रहे हैं, हम वर्ल्ड क्लास कानून क्यों नहीं बना रहे। एक बार पूछिए, कोई नुकसान नहीं होगा। पता नहीं क्यों डरते हैं। 20 रुपए मोची को देते हैं, जूता ठीक से पॉलिश नहीं करता तो उसको टोकते हैं। 500 रुपए डॉक्टर को देते हैं, अगर एक बार में बीमारी ठीक नहीं होती, अगली बार जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब आपने कैसी दवाई दे दी, अगली बार ये तो बीमारी तो ठीक ही नहीं हुई। मेरा इशारा था कि मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं तो वो भी करेंगे। शब्दों को समझिए, बहुत सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, उसको समझिए। सब कुछ मोदी जी पे मत डालिए, नागरिक का कर्तव्य निभाइए। लोकतंत्र में डिमांड और सप्लाई होती है, ध्यान रखिए। और घर में भी होता है, घर में भी कई बार पत्नी को कहना पड़ता है खाना बनाओ, लाओ, भूख लगी है, खाना है। हो सकता है पत्नी अपने काम में व्यस्त हो, लेकिन कहना तो फर्ज है। बच्चों को कहना पड़ता है मम्मी भूख लग गई, खाना लाओ जल्दी करो, दो। इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने शासक से, अपने समाज से, अपने लोग जनप्रतिनिधि से ये कहना कि ये कमियां हैं, इसको ठीक करना हमारा काम है। ऐसे क्यों आशा में बैठे हुए हैं कि ठीक है हमारी पत्नी को पता है मुझे प्यास लगी है पानी ला के देगी, अब मुझे भूख लगी मुझे ला के देगी, अब मुझे चाय लगी है तो चाय ला के, क्यों करना भाई। अरे मांगने में कोई शर्म की बात है क्या, कहने में कोई शर्म की बात है क्या। घर में तो सब चीज खुल के कह देते हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। सांसद विधायक से कहने में क्यों दिक्कत है। हम लोग कहीं ना कहीं वो ये जो आपका है मन में, ये ज्यादातर लोगों के मन में, ज्यादातर लोगों के साथ ये हमें करना चाहिए, खुल के कहना चाहिए। सोशल मीडिया भाई अल्टीमेटली समाधान 2 ही जगह है, संसद और सुप्रीम कोर्ट। समाधान कहां है, जोर से बोलिए जरा। संसद और सुप्रीम कोर्ट को जगाने का 2 तरीका है, सड़क और सोशल मीडिया। सड़क पे रोज रोज नहीं उतरा जाता, वो साल में 1 आध बार उतरा जाता है, 2 साल में 1 आध बार, 5 साल में 1 आध बार। सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, उसमें लिखने में क्या दिक्कत है। अभी जो बातें आज हुई है इसको आप टुकड़े टुकड़े में रोज अपने फेसबुक पे लिखना शुरू करिए। आप देखिए आज आपकी हमारी जो पुणे में बात हो रही है, 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है आपके रिश्तेदार कोई अमेरिका में वहां तक पहुंच जाएगी, आपके रिश्तेदार कोई गुवाहाटी में होंगे वहां तक पहुंच जाएंगे। तो सोशल मीडिया को आज की डेट में सब लोग देखते हैं, सबको पता है टेस्ट क्या है। क्योंकि हमें भाषण चाहिए, हमें केवल हमें डॉक्टर अच्छा चाहिए, दवा अच्छी चाहिए नहीं। तो डॉक्टर को पता कैसे चले कि यार तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है। हम ये क्यों, आप डॉक्टर के पास जाते हो, जाके पर्ची कटवाने के बाद चुपचाप बैठ जाते हो या बताते हो बीमारी क्या क्या, जरा जोर से बोलिए जरा। या बस ठीक है भैया पर्ची कटवा लिया, 500 रुपए दे दिया तो मेरा काम खत्म। तो फिर हमने ये क्यों सोच लिया हमने मोदी जी को वोट दे दिया बस मेरा काम खत्म, ऐसा कैसे सोच लिया। आप 2000 रुपए ट्यूशन देते हो, बच्चा आपके घर में ट्यूशन टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए,
अब आप ये बोल दो भैया हमने 2000 रुपए दे दिया, मेरा बेटा कुछ नहीं बोलेगा, बच्चों में जो सब पढ़ाओ तुम, और ऐसा पढ़ा दो हमारा बच्चा टॉप कर जाए। ऐसा होता है क्या? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश से बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता, बोलना पड़ता है। तो हम जहां 500 रुपए दे रहे वहां पे भी हम चेक बैलेंस कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। मोची है वहां भी सवाल जवाब कर रहे हैं। 50 रुपए दाढ़ी बनवाने को दिया, बाल कटवाने को, उससे सवाल है कैसा बाल काट रहा है यार, बाल अच्छा नहीं काट रहा है तो कैसा काट रहा है। और जिसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला सब कुछ इसी काम के लिए दे रहे उसे करे बस, हाँ यार हम दे तो दिए, अब क्या जरूरत है मैं कुछ पूछने की। नहीं, ऐसे नहीं होता। जहां तक बात समृद्धि और हाँ, एक बात आई थी कि जजेस की उसकी संख्या की, स्वाभाविक सी बात है जजों की संख्या कम है, लेकिन सवाल यह है कि जब भारत का संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, जो अधिवक्ता बंधु हैं जाके शेड्यूल 7 को खोले, लिस्ट 3 को खोले, एंट्री नंबर 21 पे लिखा हुआ है, एंट्री नंबर 20A पे लिखा हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना उनकी ड्यूटी है। यह सोचने से हमारी जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या तो नहीं रुकेगी। जनसंख्या, जापान में बहुत अच्छा सिस्टम है। जापान में जो समस्याएं होती हैं उसको वो प्राइमरी के सिलेबस में डाल देते हैं। जैसे वहां बार बार भूकंप आता है, उनके सिलेबस में कि बच्चा उस प्राइमरी में समझ गया कि भूकंप आएगा तो क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे क्या करना, कैसे बचना, उसको सब पता है। क्या खराब है क्या गलत है वो स्कूल में पढ़ा देते हैं। हम क्यों हमारे स्कूलों में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के दुष्परिणाम पे कहीं ऐसे कंपटीशन हो रहा है क्या, लेख लिखा जा रहा है क्या, निबंध प्रतियोगिता हो रही है कि नहीं, डिबेट हो रहा है क्या, टीवी के चैनलों पे ऐड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। और ये सब करना तो छोड़ो, कानून क्यों नहीं आना चाहिए? अरे कानून आएगा तभी जनसंख्या नियंत्रण होगा। हम लोग 1947 में आजाद हुए, अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन भी जापान का गुलाम था। हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ 1949 में। उसने 3 काम किए चाइना ने। उसने सबसे पहला काम किया, जापानियों का नामो निशान मिटाया। न किसी जापानी के नाम पे सड़क, न मोहल्ला, न गली। उसकी अगली जनरेशन को पता ही नहीं चला कि जापान भी कभी गुलाम था और चाइना भी कभी गुलाम था। जैसे हम लोगों को भी नहीं पता कि चाइना कभी गुलाम था। अधिकांश लोगों को नहीं पता कि चाइना जापान का गुलाम था, क्योंकि उन्होंने गुलामी की कोई निशानी नहीं रखी। आज कुछ सालों के बाद पूरी दुनिया भूल जाएगी कि चाइना कभी गुलाम था। और हमारे यहां दिल्ली में आप आओ कभी, जो लोग गए उनको पता है, इंडिया गेट के सर्किल पे घूमो, बाबर रोड, तुगलक रोड, हुमायूं रोड, गजनी रोड, गोरी रोड, शाहजहां रोड, ऐसे लगता नहीं भारत में घूम रहे। और वो दिल्ली क्या है? वो दिल्ली इंद्रप्रस्थ है, जिसको युधिष्ठिर जी ने बसाया था। पांडवों ने उसको बसाया। उन पांडवों के नाम पे युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, द्रौपदी रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है। लेकिन लुटेरे आक्रांताओं के नाम पे, बलात्कारियों के नाम पे, दरिंदों के नाम पे सड़क, मोहल्ले, गलियां दिल्ली में हैं। दिल्ली में नहीं, पूरे देश में है। मैंने कभी PIL फाइल किया है, रीनेमिंग कमीशन होना चाहिए और ऐसे लुटेरों के नाम पे जो सड़क, मोहल्ले, गलियां, उनको बदलना चाहिए। अभी लेटेस्ट मेरी PIL है, अब सुनवाई पे आएगा, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। हर चीज का समाधान है। मैं सेंटेंस कहूंगा, ऐसी कोई बीमारी नहीं, आप बोलिए जिसकी कोई दवाई नहीं। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं। मैं कहूंगा ऐसी कोई समस्या नहीं, आप कहिए जिसका कोई समाधान नहीं। ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। भारत माता की जय। पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना था। आपने जो बोला था कि सैलरीड पर्सन मतलब सांसद और MLA प्रैक्टिस नहीं कर सकते,
फिर कोर्ट ने आपको बोल दिया कि हमने दोनों तरफ से सुन लिया, अब ये खत्म, तो उसके आगे क्या डेड एंड की हमें मायूसी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है तो आगे हमें कौन सा रास्ता मिलेगा? नहीं, मैंने रिव्यू फाइल किया, उन्होंने रिव्यू को भी खारिज कर दिया। तो अभी इसके आगे हमें कहाँ न्याय अब तो संसद में कानून आए तभी हो सकता है कुछ। संसद में कानून आया मिलेगा? एक सवाल था